तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जो हम नोड जे सीरीज कर रहे हैं यानी बैकएंड डेवलपमेंट की सीरीज कर रहे हैं उसका हमारा आखिरी चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? रेस्ट एपीआईज एंड जेसन रिक्वेस्ट्स। तो देखिए अभी तक मैं अगर मोटा मोटा समराइज करूं यानी पहले 20 चैप्टर्स में हमने क्या किया है, अलग अलग टूल्स हमने देखे, चाहे नोड हो चाहे एक्सप्रेस जेएस हो। पर ओवरऑल हम क्या कर रहे थे, एक तरह से हम एक फुल स्टैक ऐप बना रहे थे, यानी हम पढ़ बैकएंड रहे थे पर हमने बैकएंड नहीं पढ़ा है। हमने तो यूआई भी बनाया है, ईजेएस फाइल्स बनाई हैं, तो हमने क्या किया है, फुल स्टैक नोड जेएस डेवलपमेंट किया है, यानी जहां पर सर्वर साइड हमारी रेंडरिंग हो रही थी, जो स्टार्टिंग में हमने समझा भी था कि उस बात का क्या मतलब होता है। बट अगर हम मर्न स्टैक की बात करेंगे जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, या इन जनरल बहुत सारे बेसिकली यूआई के यूज केसेस में बैकएंड को प्योरली बैकएंड की तरह इस्तेमाल किया जाता है और फ्रंट एंड को सारे यूआई के लिए लॉजिक लॉजिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम बैकएंड को इस तरह का कैसे बना सकते हैं जहां व्यूज का फोल्डर हो ही नहीं, यानी टोटली सिर्फ हमारा बैकएंड प्योर लॉजिक प्योर डेटा के साथ डील कर रहा हो, और हमारा एक फ्रंट एंड कंप्लीटली सेपरेट प्रोजेक्ट हो, सेपरेट सर्वर हो, सेपरेट कोड हो, सब कुछ सेपरेट हो, जहां हम यूआई के बारे में समझें, है ना? तो थोड़ा सा शुरुआत में पहले थ्योरी समझेंगे, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिंक रिक्वेस्ट क्या होती हैं, रेस्ट एपीआई, ये वर्ड बहुत बार सुनने में आता है, मुझसे खुद इंटरव्यू में पूछा गया है कि रेस्ट एपीआई का मतलब बताइए, और मैं फैक्ट आपको बताता हूं जिन्होंने यूज भी किया है, 90% से ज्यादा लोग इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं इंटरव्यू में कि रेस्ट एपीआई एक्चुअली क्या होता है। एक सेकंड पॉज करके अपने आप से पूछिएगा, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है ये तो बड़ा सिंपल है कि क्या होता है रेस्ट एपीआई, एक बार अगर मुझे कोई इंटरव्यू में पूछ ले अभी कि जरा 2 मिनट में एक्सप्लेन करिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक्सप्लेन करना। रेस्ट एपीआई क्या है, क्या डिफरेंस है रेस्ट एपीआई में और नॉर्मल एपीआई में, क्या और किसी तरह की एपीआईज भी होती हैं? ये 2-3 फॉलो-अप क्वेश्चन है जिनको बेसिकली आंसर करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी हम समझेंगे। हम अभी जो जैसे मैंने बात की, बैकएंड को प्योर बैकएंड अगर बनाएँगे, फ्रंट एंड को फ्रंट एंड बनाएँगे, तो उसके क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस होंगे वो समझेंगे। राउट्स और एचटीटीपी मेथड्स क्या होते हैं वो देखेंगे। रेस्ट, ये जो हम बात कर रहे हैं, इसके कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं उनको समझेंगे, और उसके बाद एक पूरा ऐप बनाएँगे। उसके बाद दोबारा से जिस ऐप में फ्रंट एंड कंप्लीटली सेपरेट होगा और एक नया स्क्रैच से बैकएंड बनाएँगे जो कंप्लीटली सेपरेट होगा, है ना? जो इससे पहले हम बनाकर आए थे, जो हमारा एयरबीएनबी है, वो काफ़ी हद तक हमने जितनी फीचर्स उसमें ऐड करने थे वो हम कर चुके थे, है ना? उसमें इमेज अपलोड वगैरह भी हमने सब कुछ ऐड कर लिया था। बाकी स्काई इज़ द लिमिट, है ना? आप कितने भी फीचर्स उसमें ऐड कर सकते हैं, बुकिंग वगैरह ये सब करना चाहें। बट उसके लिए कोई भी नया कॉन्सेप्ट हमको ज़रूरत नहीं है, जितना हमने पढ़ा उससे ही आप वो अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वाला चैप्टर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि एसिंक रिक्वेस्ट, ये शब्द आपने पहले भी, हमने जावास्क्रिप्ट में भी आप एसिंक यूज़ करते हो, बट यहाँ इस सेंस में, यानी फ्रंट एंड बैक एंड जो हम अलग-अलग बना रहे हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट के सेंस में एसिंक रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है? तो देखिए आपको क्लियर दिख रहा है, मान लीजिए सिंबल है सर्वर का, है ना? सर्वर का या क्लाउड का बनाया जाता है आजकल बहुत जगह पर। मान लीजिए सर्वर है, ये हमारा बेसिकली क्लाइंट है, या मान लीजिए हमारा जो ब्राउज़र चल रहा है वो है। तो देखिए क्या होता क्या है, सबसे पहले एक सर्वर, एक क्विक अपडेट जो मैं आपको यहाँ पर देना चाह रहा था, क्विक रिक्वेस्ट। देखिए अभी भी अगर आप हमारे चैनल मैट्रिक्स आकर देखेंगे, तो 69% लोग आप में से वो हैं जिन्होंने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना? तो अगर आप चाहते हैं मैं काफ़ी एफर्ट के साथ ये काम करता रहूँ और आपके लिए बहुत सारे फ्री और बहुत ही कम प्राइस में कोर्सेज़ लेकर आता रहूँ, तो एक बार प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए। देखिए 69% ये अभी भी दिखा रहा है कि हमारी जो ऑडियंस है वो सब्सक्राइब नहीं है। अगर ये कोर्स आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी लोगों के साथ इसको शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और किन चीज़ों पे आपको बहुत सारे कोर्सेज़ कंप्लीटली फ्री यूट्यूब पर चाहिए, या आप किसी चीज़ में लाइव कोर्स या इन डेप्थ कोर्स बेसिकली चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। होता क्या है, सबसे पहले एक सर्वर के पास जाएगा, यहाँ अभी हम मानकर चल रहे हैं कि ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का सर्वर है ना? बट अलग-अलग है, यानी एपीआईज़ अलग-अलग हैं, सेपरेशन सब अलग-अलग है। तो ये सबसे पहले क्या बोलेगा, मुझे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट दे दीजिए, यानी पहला होम पेज, पेज पर दिखाना क्या है पहले ज़रा मुझे वो दे दीजिए। तो ये पहले बेसिक कोड इसको देता है जो हमारे ब्राउज़र को बेचारे को समझ आता है, व्हिच इज़ एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। तो ये वाला कोड इसको मिलेगा, मतलब ये आप ये मान लीजिए, अगर हम मर्न स्टैक की बात करें तो रिएक्ट वाला जो पूरा का पूरा काम है, रिएक्ट का आपसे होम पेज माँगेगा वो इसको मिल जाएगा। अब ये इसको एग्ज़ीक्यूट करेगा, देखेगा, समझेगा। अब इसमें से जो जावास्क्रिप्ट का कोड आया वो बोलेगा यार कुछ-कुछ डेटा मुझे चाहिए पूरा यूआई दिखाने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हमारी नॉलेज गेट एआई की वेबसाइट का। अभी अगर इसके वेबसाइट के आप होम पेज पर जाते हैं, तो देखिए होता क्या है, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी भी पेज पर जा रहे हैं, तो उसका पहले कोड बेसिकली यहाँ पर लोड होता है। ये हमने नेक्स्ट जेएस में लिखा है, बट काफ़ी हद तक बेसिकली रिएक्ट जेएस वाली ही चीज़ है। तो जब रिएक्ट जेएस में आएगा, तो पहले जो यूआई वाला कंपोनेंट है, ये इमेज कहाँ से आ रही है, इस टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, स्पेसिंग, एनिमेशन जो आप देख रहे हैं, पूरा कहाँ लिखा हुआ है? ये पूरा रिएक्ट या नेक्स्ट जेएस में हमने लिखा है। जब वो हमने लिख लिया, पर ये जो नंबर है, मान लीजिए कि कितने बच्चों ने हमारे पास से गेट रैंक प्रेडिक्टर इस्तेमाल किया। ये जो नंबर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं 49,331, ये कहाँ से आएगा? ये तो प्योर हमारे डेटाबेस से आना चाहिए, बैकएंड से आना चाहिए, तो ये नंबर वहाँ से आया है।
या मान लीजिए जो कोर्सेज़ की लिस्ट है, ये कोर्सेज़ की लिस्ट कहाँ से आएगी? ये तो डेटाबेस से आएगी। हमारे डेटाबेस को पता होगा कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, उनका भी करंटली क्या प्राइसेज़ चल रहे हैं। अगर अलग-अलग वाले कोर्सेज़ हैं, मान लीजिए मंस्टैक है, 1 साल की प्राइसिंग इस समय क्या चल रही है? अच्छा 1 साल का लेंगे तो ₹7 दिन पड़ेगा। अगर मैं 2 साल का लूँगा तो पा 5.2 रुपए पर डेज़ पड़ेगा। तो यूआई पर कैसे दिखाना है, ये सब रिएक्ट कॉल ले रहा है। पर ये सारा जो रॉ डेटा है, मान लीजिए एक्चुअल प्राइस क्या है, हो सकता है पर डे दिखाने का लॉजिक हमने रिएक्ट में लिखा है, पर कुछ सारा का सारा कुछ एपीआई वाला डेटा होगा जो बैकएंड पर लिखा हुआ है। तो इसी तरह से क्या होगा, जब हमारा बेसिक एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट लोड हुआ, तो उसके बाद वो बोलेगा बैकएंड को कि भाई मेरे को कुछ-कुछ डेटा चाहिए। मान लो इस केस में कितने लोगों ने गेट रैंक प्रेडिक्टर यूज़ किया है, ये एक एपीआई से आप ला सकते हैं। एक्चुअल कोर्सेज़ की लिस्ट क्या है, कोर्स का नाम क्या है, कोर्स का प्राइस क्या है, ये आप लेकर आ सकते हैं। तो अब बार-बार अलग से जाएँगे और अब सिर्फ प्योर डेटा लेकर आएँगे। तो अभी अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें, एसिंक नेटवर्क रिक्वेस्ट से क्या होता है, दे एनेबल वेब पेजेस टू कम्युनिकेट विद सर्वर्स विदाउट रीलोडिंग। यानी इस केस में क्या होता है, पेज कभी भी रीलोड नहीं होता है। पूरा पेज है वो बेसिकली अलग-अलग डेटा जो है वो लोड करता रहता है। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हैं, तो नए आप स्क्रॉल करते रहते हैं, नए कार्ड्स में बार-बार डेटा आता रहता है। वो बार-बार ये थोड़ी बोलता है कि आपको पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश करिए। तो वो डेटा अपने आप कहाँ से आ जा रहा है? मैजिकली नहीं आ रहा है। एसिंक रिक्वेस्ट सर्वर के पास जा रही हैं, सिर्फ डेटा की रिक्वेस्ट वापस आती है और जो आपका यूआई है, चाहे वो बेसिकली फ़ोन पर अगर आप देख रहे हैं तो चाहे नेटिव यूआई हो या रिएक्ट का यूआई हो, वो क्या करता है अपने आप ही बनाता रहता है। जो नए यूआई के एलिमेंट्स हैं उनको वहीं पर जनरेट करता रहता है। तो होता क्या है इसमें, क्लाइंट सेंड्स अ जेसन रिक्वेस्ट। देखिए बहुत ज़रूरी है, जेसन रिक्वेस्ट टू द सर्वर एसिंक्रोनसली इन सिंगल पेज ऐप्स। यानी यहाँ पर अब जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हो रहा है, उसमें यूआई का कोई काम नहीं होता, एचटीएमएल आता-जाता नहीं है। यानी क्या होता है, प्योर जेसन जेसन यानी आप कोई भी बेसिकली डेटा का स्ट्रक्चर लगा लीजिए, जेसन इज़ बेसिकली की वैल्यू पेयर्स ओनली। तो वो जेसन हो सकता है, एक्सएमएल हो सकता है, जनरली जेसन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आप जेसन फॉर्म में ही डेटा भेजते हैं और जेसन फॉर्म में ही रिस्पॉन्स आपके पास वापस आता है ना? तो सर्वर प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट एंड रिटर्न्स अ जेसन रिस्पॉन्स ओनली। द पेज अपडेट इटसेल्फ डायनामिकली यूजिंग द रिसीव्ड डेटा। अब ये जो नया डेटा आया है, इसके बेस पर पेज जो है वो रीलोड हो जाता है वहीं के वहीं। तो देखिए अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं ना? ये आपको इंस्पेक्ट टूल भी समझ आ जाएगा अगर आपने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया है तो। मैं ज़रा इंस्पेक्ट को ले जाता हूँ राइट साइड में। वैसे मेरा एडमिन पोर्टल है, इस समय जो एडमिन वाला व्यू है वो आपको दिख रहा है, बट अगर आप नॉर्मल व्यू देखेंगे तो भी कुछ-कुछ ऐसा ही लगेगा। देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको छोटी लग रही होंगी। मेनली राइट वाली चीज़ पे ही ध्यान देना है ना? तो मैं आ जाता हूँ नेटवर्क पे और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, देखिए नो थ्रॉटलिंग का। यानी आप ये बोल सकते हैं, अभी तो मान लीजिए मैं ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड हूँ, मेरा इंटरनेट बड़ा तेज़ आ रहा है। मैं इसको बोल सकता हूँ कि यार नेटवर्क को ज़रा स्लो कर दीजिए, तो इस तरह से चलाइए जैसे 4G नेटवर्क हो, है ना? आप अभी मेरे पास कने स्पीड चाहे जितनी भी है, ये अपने आप ही इसको थ्रॉटलिंग करनी स्टार्ट कर देगा। तो मान लीजिए मैं इसको दोबारा से रीलोड कर लेता हूँ। मैंने कहा रीलोड कर लो, तो देखिए अब पेज कैसे लोड हुआ? अभी भी बड़ी स्पीड से लोड हो रहा है यार ये तो। चलो और स्लो कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ स्लो 4G की तरह चलाओ, है ना? 4G भी जो स्लो चल रहा हो, फिर से रीलोड करते हैं। अब देखिए पेज कैसे लोड होगा, अभी देखिए पहिया घूम रहा है, आएगा। अभी देखो, पहले वो वहाँ पर आपको सिर्फ़ एक ब्लैक ब्लॉक बॉक्स दिखा होगा, उसके बाद ये नंबर्स आने शुरू हुए। फिर से आपको दिखाता हूँ और स्लो कर लेते हैं। कहते हैं 3G की तरह चलाओ, है ना? अब देखिए मैं जब इसको चलाऊँगा पेज को तो क्या हुआ है, यूआई पहले आ गया, है ना? और यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का बॉक्स दिखाई देगा। जब नेटवर्क रिक्वेस्ट आ जाएगी बाद में वापस, है ना? यानी जब सारी की सारी नेटवर्क रिक्वेस्ट हमारी आ जाएँगी, जब ये हमारे पास काउंट आएगा, ये काउंट यूआई पर बाद में अपडेट हो जाएगा। देखिए यूआई पेंट हो चुका है, एम्प्टी बॉक्सेस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, वो वाला नंबर आ गया। अभी जैसे ये वाला रिस्पॉन्स भी आया, तो ये वाला रिस्पॉन्स भी आपको दिखने लगा। तो देखिए पूरा पेज रीलोड नहीं हो रहा है। जैसे-जैसे और डेटा आता जा रहा है, वैसे-वैसे पेज जो है वो रीलोड होता जा रहा है। एक बार दोबारा दिखाता हूँ। देखिए समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रीलोड किया, तो देखिए क्या होगा, पहले यूआई आ जाएगा, ये बॉक्स बाद में आएगा, ये वाले आइटम्स भी देखिए ब्लैंक आ जाएँगे, यानी इसको पता नहीं चलेगा क्या आइटम्स दिखाने हैं। तो वहाँ पर अभी हमें एक ब्लैंक यूआई दिखा रहे हैं, यानी जिसका इंटरनेट स्लो है उसको ब्लैंक यूआई दिखे, और बाद में जब मेरे पास कोर्स की डिटेल्स आ जाएँ, देखिए जब मेरे पास कोर्स की डिटेल्स आ जाएँ, ये उसके बाद भरना स्टार्ट हो जाएगी, रिसेंटली विजिटेड मैंने कौन-कौन से कोर्सेज़ किए हैं या ये नंबर क्या है ना? तो यही है हमारा, यानी हमने भी जो बनाया है हमारा कोड नॉलेजगेट.एआई का पूरा मर्न स्टैक में ही हमने बनाया हुआ है बाय द वे, है ना? तो अगर आप भी चाह रहे हैं डिटेल में, देखिए यहाँ पर सीरीज़ में भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। ऐसा नहीं, टॉपिक्स ऑलमोस्ट सारे ही कवर किए हैं, है ना? कुछ-कुछ टॉपिक जो इन डेप्थ में जिनमें बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, वो हमने यहाँ पर नहीं कवर किए हैं। बट काफ़ी अच्छे से हमने इसको कवर किया है। रिएक्ट भी आप देखोगे हमने 19 आवर्स में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। बट जैसे ये जो मर्न स्टैक का कोर्स आपको दिख रहा है, इसमें ऑलमोस्ट 100 आवर्स में हमने ये दोनों चीज़ें कवर की हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन डेप्थ में कवर किए हैं। तो अगर आप इसको और डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। बट फिर भी अगर आप और डेप्थ में जाकर इसको समझना चाहते हैं, तो ये मर्न स्टैक का कोर्स में भी आप एनरोल
कर सकते हैं। बट पॉइंट इज़ कि मैंने भी मंच स्टैक बेसिकली आता था मुझे, मैंने यहाँ पढ़ाया है, बट उसके बाद उतना कॉन्फिडेंस मुझे आया पढ़ाने के बाद भी कि हमने अपना देखिए पूरा पोर्टल स्क्रैच से अकेले मैंने बनाया और कोई डेवलपर नहीं है हमारी टीम में, है ना? हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है कि और अच्छे डेवलपर्स, बहुत ज़्यादा अच्छे डेवलपर्स हम हायर कर पाएँ, सैलरी दे पाएँ। तो फिलहाल ये पूरा प्रोजेक्ट मैं ही बना रहा हूँ, पूरी वेबसाइट मैं ही बना रहा हूँ। ये फ्रंट एंड, बैक एंड सब कुछ हम कहाँ बना रहे हैं? फ्रंट एंड रिएक्ट में बना रहे हैं, बैक एंड हमारा फ्रंट एंड में हमने कुछ-कुछ जगह पे नेक्स्ट.जेएस भी यूज़ किया है, पर वो बहुत ही लिमिटेड है। वो भी सिर्फ़ इसलिए है कि थोड़ी हमारी सर्च की इंडेक्सिंग जो है वो बेटर हो पाए। बाकी बैकएंड पूरा हम भी नोड.जेएस, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ऐसे ही हमारा बैकएंड भी काम कर रहा है। ठीक है? तो ये हमको समझ आ गया एसिंक रिक्वेस्ट कैसे जाती हैं और कैसे पेज बिना रीलोड हुए अपना डेटा जो है वो लोड करते रहता है। अब ये रेस्ट एपीआई जो हम बोल रहे थे, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, अगर मैं बार कभी मैं जाकर बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मुझे गेट में कितने बच्चों ने हम हमारा रैंक प्रेडिक्टर यूज़ किया, वो नंबर बता दीजिए। या मुझे बता दीजिए कितने कोर्सेज़ अभी-अभी हमारे लाइव हैं, या मंथ स्टैक का मैं पूछ रहा हूँ, यार बता दो अभी करंट प्राइसिंग क्या चल रहा है, 6 मंथ्स का क्या प्राइसिंग है, 1 ईयर का क्या प्राइसिंग है, 2 ईयर का क्या प्राइसिंग है। तो अगर अलग-अलग सामान लेकर आना है, तो अलग-अलग दुकान पर जाना पड़ेगा, है ना? या वहाँ उस सेम दुकान पर भी अगर मैं जा रहा हूँ, तो अलग-अलग सामान तो कम से कम माँगना पड़ेगा। तो देखिए, क्लाइंट जब सर्वर के पास जा रहा है, तो उसको एग्ज़ैक्टली कैसे वो बताएगा कि मुझे क्या चाहिए? वही एक तरह से आप ये मान लीजिए रेस्ट एपीआई का एक तरीका है। यानी रेस्ट एपीआई क्या बोल रहा है? रेस्ट एपीआईज़ एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर्स यूजिंग एचटीटीपी। तो एचटीटीपी तो हुई मेरी प्रोटोकॉल, बट उस प्रोटोकॉल के ऊपर जो तरीका है जिससे आप डेटा को किस तरह से माँगना है और किस तरह से वापस आपको मिलेगा, वो जो उसको आप बोलते हैं एपीआई, यानी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरफेस। आई थिंक मैं भूल गया वैसे इसका जो फुल फॉर्म है। बट एपीआई का क्या मतलब है? आप बेसिकली अपना डेटा कैसे मांगेंगे, एक तरीका मान लीजिए, है ना? कि कैसे मुझे रिक्वेस्ट करना है, कैसे मेरे पास वापस आएगा, है ना? और किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं? जनरली यूआरएल से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, है ना? तो क्या हुआ, मान लीजिए कोई ऐसी एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, कोई सर्वे मुझे मांगना है ना, तो हमने कहा गेट टाइप की मैं रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। अगेन ये थोड़ा सा हम एचटीटीपी मेथड जो है आगे चल के और समझेंगे, बट मैं बोल रहा हूँ मुझे चाहिए, क्या चाहिए? मुझे सारे सर्विस की लिस्ट दे दीजिए। तो गेट का मतलब है मुझे डेटा वापस चाहिए, क्लाइंट को डेटा वापस चाहिए, सारे सर्विस की लिस्ट दे दीजिए। पोस्ट का जनरली मतलब क्या होता है? मैं कोई डेटा अपडेट करना चाह रहा हूँ। देखिए, क्लाइंट अपडेट भी तो करेगा। आप मान लो हमारे कोर्स में जाकर एनरोल पर बटन दबाएंगे, तो मुझे करना पड़ेगा, अच्छा ये इस बच्चे ने इस कोर्स में एनरोल कर लिया है, तो ये जरा चेंज कर दीजिए, वहां जाकर इसका एडमिशन एनरोल कर दीजिए। तो आपको कोई चेंज करना है तो पोस्ट से होता है, कुछ डिलीट आप करना चाह रहे हैं तो डिलीट मेथड होता है, पुट मतलब अपडेट करना चाह रहे हैं तो पुट से होता है, और अलग अलग पाथ्स पर आप जाकर अलग अलग डेटा के लिए ये करते हैं, है ना? तो दे यूज स्टैंडर्ड एचटीटीपी मेथड्स। ये नॉर्मल एचटीटीपी के मेथड है, जो फॉर्म के अंदर अंदर भी जो नॉर्मल फॉर्म हम इस्तेमाल कर रहे थे, वहां भी हम गेट पोस्ट इस्तेमाल कर रहे थे, है ना? तो उसकी तरह से चलता है। डेटा इज एक्सचेंज इन फॉर्मेट्स ऑफ जेसन और एक्सएमएल। रेस्ट एपीआईज आर स्टेटलेस। तो देखिए, नॉर्मली हमने अभी जब ऑथेंटिकेशन हम कर रहे थे तब भी डिस्कस किया था कि जब भी हम एपीआई के थ्रू कोई भी काम करते हैं, कंप्लीटली स्टेटलेस होती है। यानी अगली एपीआई को पता नहीं होगा कि इससे पहले क्या एपीआई आई थी। ये जरूरी नहीं सेम सर्वर के भी आप पास जाएं, अगले सर्वर के पास भी जा सकते हैं। तो आपकी प्रोसेसिंग के लिए, आपकी रिक्वेस्ट के लिए जो भी डेटा चाहिए, वो सारा डेटा आप इसी रिक्वेस्ट में लगाकर भेजते हैं, और वो रिस्पॉन्स में आपको सारा डेटा दे देता है। बात वहीं खत्म हो गई, है ना? आप ये नहीं कह सकते यार पिछली बार जो मैं आया था मांगने, उसमें जो मांगा था उसका बचा हुआ हिस्सा दे दो, या वही चीज दोबारा दे दो। उसको नहीं पता पिछली बार आप कब आए थे। जो भी आपको डेटा चाहिए वो आपको इसी रिक्वेस्ट में मांगना पड़ेगा। रेस्ट एपीआईज अलाउ क्लाइंट्स टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट वेब रिसोर्स। यानी इससे क्लाइंट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं सर्वर से अलग अलग तरह के रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर डेटा ही है ना? डेटा या कोई भी वो इमेज हो सकती है, वो नॉर्मल आपका टेक्सचुअल डेटा हो सकता है, जेसन डेटा हो सकता है, कुछ भी, है ना? तो डेटा को एक्सेस करना और उसको अपडेट कर पाना, ये सब हम हमारा जो रेस्ट एपीआई है वो हमें एनेबल करता है। अब ये डीकपलिंग की क्या बात हुई? देखिए, ये हम बोल रहे हैं कि फ्रंट एंड को कंप्लीटली सेपरेट रखिए और बैक एंड को कंप्लीटली सेपरेट रखिए। दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे, कोड कंप्लीटली अलग अलग रखेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए। भाई ऐसा क्यों करें? अभी तक भी तो हम फ्रंट एंड बैक एंड एक ही प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर आकर देखेंगे, हमने जो यूआई बनाया है, इसका सारा कोड भी हमारे इसी प्रोजेक्ट में है। मान लीजिए हर चैप्टर के अंदर जो हम कोड लिख रहे हैं वहीं पर है, और जो बैकएंड पर हम लिख रहे हैं, यानी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, कंट्रोलर बना रहे हैं, रिएक्ट वो राउटर बना रहे हैं, वो सब भी एक ही जगह पर है। तो फिर क्या पॉइंट हुआ? देखिए, बताते हैं क्या फायदा होता है। सेपरेटिंग फ्रंट एंड एंड बैक एंड अलाउज इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एंड स्केलिंग। यानी सबसे पहली बात क्या हुई? आपकी टीम्स अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है आप फ्रंट एंड पर और बहुत सारी चीजें करना चाह रहे हो, फ्रंट एंड को कुछ चेंज करना चाह रहे हो, तो हर बार आपको उसके लिए नहीं सोचना पड़ेगा कि बैकएंड का क्या होगा, है ना? बैकएंड कंप्लीटली सेपरेट अपना काम करता रहेगा, फ्रंट एंड कंप्लीट ऑब्वियसली कुछ कम्युनिकेशन पॉइंट्स होंगे, बैकएंड जो मांग रहा है वो फ्रंट एंड जो मांग रहा है वो बैकएंड को देना है, बट उसके बाद भी दोनों टीम सेपरेटली काम कर सकती हैं। टेक्नोलॉजिकल चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं, वो सब चीजें अलग अलग हो सकती हैं। स्केलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रंट एंड वाला जो लॉजिक होता है वो मोस्टली लॉजिक कहाँ चलता है? आपके ब्राउजर पर आकर चलता है। यानी मान लीजिए अगर मैं रिएक्ट की बात करूं, तो सारा कोड एग्जीक्यूट कहाँ हो रहा है? सारा कोड एग्जीक्यूट तो आपके ब्राउजर पर हो रहा है, आपके फोन पर हो रहा है।
तो उसमें जनरली सर्वर बहुत हैवी भारी नहीं चाहिए होते हैं। बट अगर आप बैकएंड की बात करेंगे, वहाँ जो एक्चुअल रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होती है, सब कुछ बैकएंड पर एग्जीक्यूट होती है। तो वहाँ थोड़ा भारी सर्वर चाहिए होता है। बट अगर दोनों चीज़ एक ही सर्वर हैं, तो आप हर चीज़ अलग-अलग स्केल नहीं कर सकते। आपको मान लीजिए मुझे 10 से 20 सर्वर करने हैं, तो 20 के 20 सर्वर मेरे फ्रंट एंड भी सर्व कर रहे होंगे, बैक एंड भी सर्व कर रहे होंगे। बट अगर आप इनको डिकपल कर दें, अलग-अलग कर दें, तो अगर जैसे हम अभी अपने नॉलेज गेट एआई की भी बात करेंगे, हमने वैसे कुबरनेटिस पर जो डिप्लॉयमेंट है वो किया हुआ है, बट अगर हम पॉड्स की बात करें, एक तरह से मान लीजिए मशीन्स की बात करें, तो फ्रंट एंड के हमारे जनरली 3 या 4 मशीन्स होते हैं, पर बैक एंड के हमारे 12-15 मशीन्स हमेशा एक्टिव होते हैं। यानी जो बैक एंड का काम है वो हमारा थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पर सर्वर ज़्यादा चाहिए होता है, वहाँ पर यूसेज जो है वो ज़्यादा होता है। तो इससे दोनों को अलग-अलग स्केलिंग का मतलब है, किसमें कितने ज़्यादा सर्वर आप लगाएँगे वो सब भी इंडिपेंडेंटली किया जा सकता है। रेस्ट एपीआई सर्व एज़ अ कम्युनिकेशन लेयर बिटवीन देम। यानी ये जो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच की आपस की बातचीत होने वाली है ना, जैसे हिंदी में जिसको हमारे यहाँ बिचौलिया बोला जाता है ना? वो आपकी रेस्ट एपीआई है, जो इसकी रिक्वेस्ट उस तक देती है, उसका रिस्पॉन्स वापस लाकर जो हमारा फ्रंट एंड है इसको देती है ना? तो फ्रंट एंड इंटरैक्ट्स विद बैक एंड थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड रेस्टफुल कॉल्स। रेस्ट एपीआईज़ को ही जो बेसिकली रेस्टफुल कॉल्स बोला जाता है। डीकपलिंग एनहांसेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिम्प्लीफाइज मेंटेनेंस। तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आप अपना-अपना काम अपने-अपने हिसाब से कर सकते हैं और मेंटेनेंस भी आसान हो जाती है। यानी अगर कहीं पर कुछ चेंज करना है, कभी डाउन टाइम आ रहा है, कुछ भी बेसिकली मेंटेनेंस करनी है, तो अगेन वो दोनों क्योंकि आपस में एक-दूसरे से अलग-अलग हैं, तो आपको जिसकी मेंटेनेंस करनी है सिर्फ उसी पर ध्यान देना पड़ता है ना? रेस्ट एपीआईज एनेबल फ्रंट एंड अपडेट्स विदाउट ऑल्टरिंग बैक एंड कोड। ये तो हमने बात कर ही ली। अगर मुझे सिर्फ यूआई में थोड़ा सा चेंज करना है, तो बैक एंड के कोड में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बैक एंड के सर्वर्स को दोबारा डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर नया कोड डालने की जरूरत नहीं है। फ्रंट एंड में जो आपको छोटा मोटा फिक्स करना है वो फिक्स करिए, आगे बढ़ जाइए। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो हम भी इसको करेंगे, बिल्कुल करने वाले हैं। एक जो चीज और हमको समझनी है वो है राउट्स एंड एचटीटीपी मेथड्स, है ना? तो रेस्ट एपीआई राउट्स डिफाइन द एंड पॉइंट यूआरएल्स वेयर रिसोर्सेज कैन बी एक्सेस्ड बाय क्लाइंट्स। ये तो हमने समझ ही लिया था, जैसे स्लैश सर्वे समथिंग समथिंग, ऐसे बहुत सारे तरह के हम यूआरएल बना सकते हैं। मेथड्स का मतलब क्या-क्या है? गेट का मतलब है आपको सारी रिक्वेस्ट सर्वर से चाहिए। पोस्ट का मतलब है आप नया डेटा क्लाइंट से भेज रहे हैं, जो सर्वर अपडेट बेसिकली सर्वर अपने पास रखेगा नया डेटा। पुट का मतलब है आप अपडेट कर रहे हैं किसी एक डेटा को, है ना? डिलीट का मतलब है सर्वर से डिलीट करना। और पैच जो बहुत ही कम यूज़ होता है, इसका मतलब है पार्शियली अपडेट एन एक्जिस्टिंग रिसोर्स विद न्यू डेटा, यानी पार्शियली अपडेट करना है। अगर हम पाथ्स की बात करेंगे, देखिए जनरली गेट वाले जो पाथ्स होते हैं, पाथ्स वैसे कैसे भी हो सकते हैं, है ना? आप स्लैश एपीआई स्लैश डीसी ऐसे कुछ भी करके यहाँ पर पाथ बना रहे हैं। पाथ के अंदर आप जनरली वैसे तो पाथ स्टैटिक होता है, जैसे स्लैश एपीआई स्लैश डीसी। हम मान लीजिए डीसी सुपर हीरोज की बात कर रहे हैं, डीसी कॉमिक्स की यहाँ पर बात हो रही है, सुपर हीरोज की बात कर रहे हैं। बट कई बार अगर आपको उसमें से कोई स्पेसिफिक रिसोर्स चाहिए, तो वहां पर अलग अलग तरह की आईडीज यानी डायनेमिक पाथ भी दिया जा सकता है। वो भी हम यहाँ भी करेंगे, जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसके अंदर। बट पाथ के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो हर चीज के लिए अलग हैं। पर आपने अगर मान लीजिए ऐसे डिफाइन कर दिया ब्रैकेट, बेसिकली ब्रैकेट के अंदर आईडी, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आने वाली है वही वाला मान मान लीजिए कुछ आइडेंटिफिकेशन एड्रेस या कुछ ऐसा कुछ, है ना? या आईडी तो आप समझ ही रहे हैं, अंडरस्कोर आईडी। तो वो उस तरह की चीज यहाँ पर आ सकती है कि अच्छा इसको वो वाला सुपर हीरो चाहिए जिसकी आईडी ये वाली है ना? कोर कॉन्सेप्ट से ये लास्ट हम जो एक बार कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो करेंगे, इसके बाद सीधे प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। कोर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं रेस्ट के? अगेन ये थोड़ा सा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। स्टेटलेसनेस, ये हमने बात कर ली कि पहली रिक्वेस्ट का अगली रिक्वेस्ट से कोई मतलब नहीं है। ईच रिक्वेस्ट कंटेन्स ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, द सर्वर मेंटेन्स नो क्लाइंट सेशन। यानी रेस्ट के केस में सेशन कोई मेंटेन नहीं किया जाता है, हर रिक्वेस्ट में पूरा का पूरा डेटा आपको लेकर आना पड़ेगा। यूनिफॉर्म इंटरफेस यानी स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन यूजिंग एचटीटीपी मेथड, यानी इसी तरह से जनरली क्या इसी तरह से कम्युनिकेशन होगा, एकदम यूनिफाइड इंटरफेस की तरह से, एचटीटीपी कॉल्स की तरह से। क्लाइंट सर्वर सेपरेशन, क्लाइंट और सर्वर बिल्कुल सेपरेट होंगे, ये बात हमने कर ली। कैशेबिलिटी यानी रिस्पॉन्सेज इंडिकेट इफ दे कैन बी कैश टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। आप रिस्पॉन्स के अंदर ही कैश, बेसिकली कैश टाइप का एक फ्लैग भेज सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो जनरली चीज आपके पढ़ाई के फ्लो को ब्रेक करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट एक बार क्विकली आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। हमारा पोर्टल knowledgegate.ai, जहाँ पर आपको मिलेगी बेस्ट एजुकेशन कोर्सेज एआई ड्रिवन फॉर्म में, इमीडिएट डाउट सॉल्विंग, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं। तो अगर आप लिंक चेक करेंगे नीचे knowledgegate.ai, तो ये पोर्टल आपको दिखाई देगा। बहुत सारे नए नए एफर्ट्स हम यहाँ पर करते रहते हैं। जैसे अभी बच्चों के लिए एकदम फ्री हमने गेट रैंक प्रेडिक्टर बनाया था, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा 48,000 से ज़्यादा देखिए लाइव बच्चों ने हमको ये चेक किया है। अगर आप यहाँ पर हमारे कोर्सेज भी देखेंगे, तो जो हमारे मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज हैं वो आपको दिखेंगे। गेट नेट पीएसयू अगर आप एग्जाम्स निकालना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं। प्लेसमेंट स्पेसिफिकली अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंफोसिस टीसीएस, उसके लिए हमारे यश सर के बहुत सारे कोर्सेज हैं। और अगर आप स्किल्स कोडिंग में देखेंगे, तो यहाँ पर अगेन ये लिस्ट जो है वो ग्रोइंग है, बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर दिखेंगे। बट जैसे हमारा मनस्टैक या डीएसए का एक पैकेज है, या डीएसए या मनस्टैक नॉर्मली भी अगर आप यहाँ पर देखना चाह रहे हैं, अगर मैं मनस्टैक में आऊँ, यानी जो हम
बेसिकली नॉर्मली सीरीज़ में भी पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा उसको और इन डेप्थ अगर आप देखना चाहते हैं, 100 आवर्स से भी ज़्यादा का रिकॉर्डिंग है। ये अगेन लाइव कोर्स हमने पहले चलाया था, उसकी भी रिकॉर्डिंग आप 1 ईयर, 2 ईयर के लिए बहुत सारे अवेलेबल ऐड ऑन्स हैं हमारे पास यहाँ पर। जिसमें कि अगर आपको एक 1 टू 1 मेंटर चाहिए आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जॉब सपोर्ट यानी मोस्ट अप टू डेट जॉब्स आप यहाँ पर देखना चाहते हैं। रिज़्यूमे अगर आप चाहते हैं, पर्सनली मैं आपका रिज़्यूमे रिव्यू कर रहा हूँ। मॉक इंटरव्यू अगर आप चाहते हैं, बहुत ही देखिए इकोनॉमिकल प्राइस में आप वो ले सकते हैं। अगेन रिज्यूमे एंड मॉक इंटरव्यू और अनलिमिटेड इंटरव्यूज सिर्फ लाइक 90 पैसे पर डे में, है ना। जिस इंटरव्यूज के मैं नॉर्मली 10-15,000 चार्ज कर रहा होता हूँ, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे कोर्सेज अगर आप इसको बेसिकली चेक करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं। अगेन एंड ये थोड़ा जो लिस्ट है आपको दिख रहा होगा, बट एआई रिलेटेड और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर ऐड होने वाले हैं, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बैक टू स्टडी नहीं होती है। तो आप बोल सकते हैं यार अगले 1 घंटे दोबारा माँगने मत आना। अगले 1 घंटे आपको जब भी चाहिए हो तो अपने पास वाला ही यूज़ कर लेना। 1 घंटे बाद दोबारा आके मेरे से वैलिडेट कर लेना कि वैल्यू अपडेट तो नहीं हुई है। यानी ये जनरली कुछ जो लेस क्रिटिकल चीज़ें होती हैं उनके लिए भी किया जाता है और जो बहुत फ्रीक्वेंट है कि अगर वो कुछ मैंने चेंज कर भी दिया, मान लीजिए मेरा आइकन है, अगर मैंने आइकन को हल्का बहुत अपडेट कर भी दिया तो 1 घंटे बाद भी आपको मिल जाएगा, तो कोई आफ़त नहीं आ जाएगी, है ना? पर आपके कितने सारे कॉल्स बच जाएँगे इस बीच, अगर आप 100 बार मेरे से आइकन माँगने आते, तो आपको पता है अब अगले 1 घंटे तक मुझे 100 बार माँगने नहीं जाना है। जो आइकन है वही मैं बार-बार अपने पास इस्तेमाल करता रहूँगा। तो ब्राउज़र लेवल पर ही कैशिंग हो जाती है, वो सर्वर तक कॉल जाती ही नहीं है। लेयर्ड सिस्टम, इसका क्या मतलब है? आर्किटेक्चर अलाउज फॉर मल्टीपल लेयर्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। यानी हम जो जैसे हम मिडलवेयर की बात कर रहे हैं वो भी यहाँ पर है, पर सर्वर के भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिसको माइक्रो सर्विसेज में जैसे हम बात करते हैं। अमेजोन में जैसे मैं बात करता था तो ये बात बड़ी कॉमन थी कि जब आप अमेजोन का एक ऑर्डर करते हैं तो यू इंटरैक्ट विद, यानी आपका जो इंटरेक्शन है वो मोर देन 10,000 माइक्रो सर्विसेज के साथ होता है। यानी आपने एक सर्विस से बात की, वो 4 सर्विसेज से बात करेगा, वो और किसी से बात करेगा, वो और किसी से बात करेगा, सब लोग अलग अलग चीजें सेट कर रहे हैं। कोई ट्रांसपोर्टेशन देख रहा है, कोई पेमेंट देख रहा है, कोई ऑर्डर समरी कैसे बनानी है, मैसेज कैसे भेजना है, मेल कैसे भेजना है, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें। सब लोग अपना-अपना अलग-अलग काम कर रहे हैं। वेयर हाउस को एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए, वहाँ से पैकेजिंग कैसे होगी, ट्रांसपोर्टेशन को जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलाइन करनी पड़ेंगी एक ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। तो उन सब चीज़ों को तो बेसिकली यहाँ यही हम बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये मतलब नहीं है लेयर्ड सिस्टम का, बट वही जरूरी नहीं है कि जब आप क्लाइंट और सर्वर की बात कर रहे हैं तो एक क्लाइंट है तो एक सर्वर होगा, है ना। ये बहुत सारी जो लेयर्स हैं वो यहाँ पर हो सकती हैं। कोड ऑन डिमांड ये ऑप्शनल है। क्या है? सर्वर्स कैन एक्सटेंड क्लाइंट फंक्शनैलिटी बाय सेंडिंग एग्जीक्यूटेबल कोड। कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है डीबगिंग के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, कि जब आप कोड ही ऐसा भेज रहे हैं जो क्लाइंट पर जाकर एग्जीक्यूट होने वाला है। यानी मान लीजिए जावास्क्रिप्ट अगर किसी केस में थोड़ा बहुत आपको भेजना पड़ जाए तो वो आप भेज सकते हैं। वैसे इन जनरल सिर्फ जेसन डेटा जेसन या बेसिकली किसी भी टाइप का डेटा इधर से उधर किया जाता है। दोनों के पास अपना अपना लॉजिक अलग से रहता है, सिर्फ एक दूसरे से डेटा जो है वो पूछते हैं। तो अभी बातें तो बहुत कर ली, अब हम बना लेते हैं। एक नई ऐप बनाना शुरू करेंगे एकदम से, जो क्या है, बेसिकली एपीआई वाली हम बनाएंगे, जो कि होगी टू डू ऐप। अब टू डू ऐप तो हमने अब तक बनाई नहीं है ना एकदम। जो अगर हम बात करेंगे तो हम बैकएंड की सीरीज कर रहे हैं, तो सर इसमें फ्रंट एंड कैसे करेंगे? देखिए मैं ऐसा मान रहा हूँ हमारे चैनल का सबसे पॉपुलर कोर्स रिएक्ट है, तो आप में से काफी सारे लोगों ने वो किया होगा। अगर आप सिर्फ बैकएंड कोडिंग में इंटरेस्टेड है ना, तो आप जो इसका फ्रंट एंड का पार्ट होगा उसको छोड़ दीजिएगा, उसको मत देखिएगा। जो हम बैकएंड में किस तरह से जेसन की एपीआईज लगाते हैं वो आप इंटरेस्टेड है वो देखिएगा। अगर आप ऑलरेडी रिएक्ट हमारे साथ कर चुके हैं, जो कि मैं मान रहा हूँ आप में से काफी ज्यादा बच्चे होंगे, तो वहीं पर हमने एक टू डू ऐप का प्रोजेक्ट कराया था। उसी को हम यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उस समय जब हमने किया था तो हमारे पास बैकएंड नहीं था, है ना। तो हम बस ऐसे ही कुछ टू डू ऐप्स बना लेते थे, उनको कुछ टू डू आइटम्स बना लेते थे, उनको दिखा देते थे। अब हम दिखाएंगे उसका जब बैकएंड भी लग जाएगा तो कंप्लीटली फुल स्टैक ऐप कैसे बनता है ना। तो चलिए सबसे पहले वो ऐप को हम उठाकर ले आते हैं यहाँ पर। तो मैं अगर ब्राउज़र को खोलूँ, है ना? हम खोल लेते हैं ज़रा यूट्यूब, वहीं से चलते हैं हमारे टू डू ऐप को ढूँढने। तो अगर मैं यूट्यूब पर जाऊँ, यूट्यूब पर जाकर हम ढूँढ लेते हैं मान लीजिए कंप्लीट कोडिंग पर आ गए, वीडियोज़ में आ गए, पॉपुलर करेंगे तो सबसे ऊपर रिएक्ट ही आ जाएगा, रिएक्ट वेट हमने कर लिया, रिएक्ट रिडक्ट है ना? देखिए इस पे हम बातचीत कर रहे हैं, 2.6 मिलियन व्यूज़ हैं इस पर, बहुत प्यार मिला आप लोगों से। इसके डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो देखिए गिटहब कोड रेपो यहीं मुझे दिख गया सबसे पहला लिंक। तो सबसे पहले गिटहब कोड रेपो इसकी खोल लेते हैं। ये हमारी कोड की रेपो हो गई। देखिए यहाँ हम आकर क्या देखेंगे, इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ कोड रेपो में आकर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर अब अगर हम आए तो माफ़ कीजिएगा, हाँ, प्रोजेक्ट्स खुल गए हमारे। तो देखिए कितने सारे प्रोजेक्ट दिख रहे हैं। टू डू ऐप सबसे पहला ही मिल गया वर्ज़न 1, यानी और भी हैं। भारत क्लॉक वर्ज़न 1, टू डू ऐप वर्ज़न 2, कैलकुलेटर, टू डू ऐप वर्ज़न 3, सोशल मीडिया, भारत क्लॉक, मिंत्रा, यानी टू डू ऐप वर्ज़न 3 वाज़ द लेटेस्ट। सबसे बेसिकली ज़्यादा फंक्शनैलिटी, सबसे ज़्यादा कोड इसके अंदर रहा होगा, है ना? तो ये हम आ गए टू डू ऐप वर्ज़न 3 के ऊपर। देखते हैं इसको यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता क्या?
चलिए तो हम इसको फिर लोकली क्लोन कर लेते हैं, है ना? लोकली इसकी कॉपी बना लेते हैं और उसके बाद इसको इस्तेमाल करेंगे। तो वापस मैं आ जाता हूँ, माफ़ कीजिएगा सिर्फ़ कंप्लीट कोडिंग मैंने दबा दिया, रिएक्ट कंप्लीट पर, है ना? यहाँ पर हम देखेंगे इसको क्लोन कैसे करेंगे। तो इसको ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप करेंगे तो शायद चीज़ें चल जानी चाहिए। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कर लिया कॉपी पाथ को। हम जो अपना सर्वर हमने चलाया हुआ था इसको मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर लेता हूँ, है ना? अब यहाँ पहले हम एक नया बेसिकली फ़ोल्डर बना लेते हैं व्हिच विल बी, मैं बताऊँगा मैं कॉपी क्यों नहीं बना रहा हूँ इस बार, है ना? चैप्टर 21, है ना? इसका नाम हम क्या रख देंगे, मान लीजिए एग्ज़ैक्टली चैप्टर का नाम हम रख देते हैं जेसन रिक्वेस्ट्स। मैं 1 सेकंड चेक ही कर लेता हूँ। एग्ज़ैक्ट नाम हमने क्या रखा हुआ है ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। माफ़ कीजिएगा, रेस्ट एपीआई स्लैश जेसन रिक्वेस्ट्स, है ना? तो रेस्ट एपीआई स्लैश जेसन रिक्वेस्ट्स का नाम रख देते हैं। अच्छा इतनी देर में इसने वो भी कर दिया। चलिए रेस्ट एपीआई एंड मैं यहाँ पर लगा देता हूँ स्लैश की जगह जेसन रिक्वेस्ट, ये हमने इसका नाम रख दिया। अब मैंने इसके अंदर बेसिकली कॉपी क्यों नहीं किया, कॉपी इसके अंदर हम अब करेंगे क्योंकि बैकएंड और फ्रंट एंड इसका अलग अलग होगा, है ना? तो यहाँ पर अभी मैं बैकएंड इसका शायद फ्रेश बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। इसके अंदर अभी हमको फ्रंट एंड बनाना है तो इसके अंदर एक और हम फोल्डर बना लेते हैं, मान लीजिए टू डू फ्रंट एंड, है ना? टू डू फ्रंट एंड मैंने बना लिया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं थोड़ा सीडी डॉट डॉट करके इस पूरे नोड जेएस से बाहर ही आ जाता हूँ। यहाँ क्या हमारे पास रिएक्ट है? नहीं, रिएक्ट हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो मैं क्या कर लेता हूँ उसको, लेट्स क्लोन द प्रोजेक्ट। तो मैं बोलूँगा गिट क्लोन एंड ये जो हमारा रिएक्ट वाला है इसको हम यहाँ पर क्लोन कर लेंगे। आप भी यही सेम स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी इस प्रोजेक्ट को क्लोन कर लीजिए। अब देखिए प्रोजेक्ट तो खुल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक नई विंडो के अंदर खोल लेता हूँ। तो मैं कोड के अंदर आऊँगा, मैं बोलूँगा न्यू विंडो, है ना? और इसको हम खोल लेते हैं। आई विल से ओपन फ़ोल्डर, वर्कस्पेसेस के अंदर हम जाएँगे व्हिच इज़ वर्कस्पेसेस। वर्कस्पेसेस के अंदर देखिए अभी हमने रिएक्ट कंप्लीट यूट्यूब को कॉपी किया है। इसको मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ, है ना? कहाँ हमने देखा था? हमने देखा था प्रोजेक्ट्स के अंदर। प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारा ये था टू डू वर्ज़न 3, है ना? ये पूरा का पूरा हमको कॉपी करना है। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ लाकर नंबर 21 के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसी को आगे हम लेकर बढ़ने वाले हैं। एक्चुअली जो टू डू फ्रंट एंड हमने लिखा था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसका नाम हम कर देते हैं टू डू फ्रंट एंड। किसका नाम? ये जो भी 6 टू डू ऐप वर्ज़न यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ टू टू डू फ्रंट एंड, है ना? थोड़ा-सा देखिए सेटअप वाला काम करना पड़ रहा है बट आपको भी रियल लाइफ प्रोजेक्ट के साथ काम करना है तो ये आपको समझ आना चाहिए। हमने कॉपी कर लिया, एक्चुअली जो हमने लोकली कॉपी बनाई थी अब इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम बंद कर देते हैं। सबसे पहले एक बार इसके अंदर चल के इसको चलाकर देख लेते हैं किस तरह से चल रहा है। वर्कस्पेसेस में हम जाएँगे सीडी नोड जेएस के अंदर दोबारा, चैप्टर नंबर 21 के अंदर एंड टू डू फ्रंट एंड के अंदर एलएसएस को कर लिया। अब देखिए क्योंकि हमने पब्लिकली कॉपी किया है तो हमको एनपीएम इंस्टॉल भी इस बार करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर एनपीएम वाले पैकेजेस जो हैं वो नहीं गए होंगे। पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाकर देख लेते हैं इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो अच्छा वाइट, हमने वाइट के साथ ये टूल बनाया हुआ था, मेरे को याद नहीं था। अगर हम लिखेंगे वाइट, आई थिंक डेव के लिए तो जस्ट वाइट लिखेंगे तो भी चल जाना चाहिए। लेट्स सी इफ आई हैव वाइट इंस्टॉल्ड। अच्छा आई डोंट हैव वाइट इंस्टॉल्ड। तो आपको देखिए इसके लिए जो रिएक्ट जेएस में हमने स्टार्टिंग में वाइट इंस्टॉल किया होगा वो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको मैक का इंस्टॉलेशन अभी दिखा देता हूँ। आई थिंक वहाँ हमने विंडोज़ का इंस्टॉलेशन भी देखा देखा होगा। मैं लिख लेता हूँ वाइट ऑन मैक, गेटिंग स्टार्टेड। कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे? npm क्रिएट, अच्छा वाइट शायद इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्या? लेट मी चेक। अच्छा इस तरह से देखिए इंस्टॉल कर सकते हैं मैनुअल इंस्टॉलेशन npm इंस्टॉल वाइट, है ना? तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ एक बार। लग तो रहा है कि हो गया, इसके बाद चलाकर देखते हैं। अच्छा कमांड नहीं चल रही है अभी भी। ओह सॉरी, वी हैव टू रन npm dev। मैं क्या ही कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। वाइट हमको इंस्टॉल नहीं करना है, वाइट तो उसका वैल्यू है। हमको तो ये स्क्रिप्ट्स वाले चलाने होते हैं तो आई विल डू npm dev या npm run dev। हाँ, npm run dev। हाँ चल गया ये, है ना?
एक्चुअली कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं थी, माफ़ कीजिएगा, है ना? वो तो एनपीएम इंस्टॉल से ही इंस्टॉल हो गया होगा। हमको कुछ करना नहीं था, हमको सिर्फ़ करना था बेसिकली एनपीएम रन डेव। तो ये चल गया हमारा 5173 पर। एक बार सर्वर खोल कर देख लेते हैं। मैं यूट्यूब वगैरह बंद कर देता हूँ। ये देखिए टू डू ऐप हमारी बनी हुई है ना? बेसिक सी टू डू ऐप हमने बनाई थी। पोस्ट, होम, लिस्ट भी अब मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मान लीजिए कर देता हूँ फर्स्ट टास्क। कुछ भी डेट हमको एंटर करनी है, डेट में एंटर कर देता हूँ 22। ऐड मैंने किया तो देखिए आइटम ऐड हो गई है, बट आई एम श्योर कि आइटम कहीं पर भी ऐड नहीं हो रही थी, है ना? तो हम धीरे-धीरे इसके अंदर पूरा कोड ऐड करेंगे टू ऐड आइटम्स, टू लोड आइटम्स, टू डिलीट आइटम। डिलीट कर रहा हूँ तो भी लोकली डिलीट हो रही है ना? इसका यूआई भी इम्प्रूव करेंगे, वो सब काम हम कर रहे होंगे। पर अभी हम प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, बेसिक सेटअप, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ दोबारा। यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर अब मैं बना लेता हूँ। 21 के अंदर एक और फ़ोल्डर मैं बनाऊँगा व्हिच विल बी टू डू बैकएंड। ना टू डू बैकएंड के अंदर मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैं जो 20 था इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर एक काफ़ी कुछ इसमें से डिलीट करके इसको एम्प्टी कर लेंगे, है ना? तो एक्चुअली हमको टू डू बैकएंड फिर से बनाना नहीं था। मैंने जो पिछली बार गलती की थी वो इस बार कर ली। 20 को मैं इसके अंदर जाकर कॉपी कर देता हूँ। 20 21 के अंदर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ये देखिए 20 भी इसके अंदर पेस्ट हो गया, इसको मैं कर लेता हूँ रीनेम। ओह शिट! हाँ, सॉरी। अनडू करके काम चल गया, मैंने गलती से डिलीट कर दिया था रीनेम की जगह और इसको मैं कर देता हूँ टू डू बैकएंड। तो देखिए मैं इसको जनरली एक ही बेसिकली जो मेरा गिट रेपो है उसके अंदर रख रहा हूँ। आप तो मतलब एक रियल प्रोजेक्ट्स में रेपो भी अलग-अलग होती है। जैसे अगर मैं नॉलेज गेट एआई प्रोजेक्ट की बात करूँगा, तो हमारी रेपोज़ भी अलग-अलग हैं, सब कुछ अलग-अलग है ना? तो यहाँ मेरे दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स मैंने अभी एक ही उसमें उसके अंदर रखे हुए हैं। टू डू बैकएंड के अंदर कुछ आया नहीं है। आई थिंक वो डिलीट होकर वापस कुछ आया नहीं, तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। लेट्स कॉपी दिस 20 अगेन, पेस्ट, है ना? देखिए अभी चीज़ें आ गई हैं, अब मैं इसको करता हूँ रीनेम एंड आई विल से टू डू बैकएंड। देखिए अगर हम यहाँ स्टेप्स की बात करेंगे, हमने क्या बोला है, सिर्फ ENV फाइल आपको चाहिए, पैकेज डिपेंडेंसीज चाहिए और ऐप जेएस चाहिए, बाकी सब डिलीट कर दीजिए, है ना? कंट्रोलर, मॉडल, राउट्स, फ़ोल्डर सब एम्प्टी होने चाहिए। तो मैं एक बारी कर लेता हूँ खुद से। बैकएंड के अंदर अगर हम आएँगे, कंट्रोलर सारे डिलीट कर दो। कुछ-कुछ डेटा वापस चाहिए होगा तो वापस ले आएँगे, बस हमको फ़ोल्डर ही चाहिए, है ना? कं कंट्रोलर हमने सारे डिलीट कर दिए। इमेजेस हमको नहीं चाहिए, मॉडल्स डिलीट कर दीजिए दोनों, क्योंकि हम तो नए अपने टू डू वाले मॉडल बना रहे होंगे, है ना? तो मॉडल्स को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, नया प्रोजेक्ट बनाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें तैयारी में लग जाएँगी हमारी। ये फ़ाइल हटा देते हैं, इनकी वजह से बार-बार चैप्टर 20 खुल जाता है, गलती से वो डिलीट हो जाएगा, है ना? मॉडल्स गया, पब्लिक भी हम हटा सकते हैं। येस, पब्लिक को भी मैं कम से कम ये इमेजेस वाला तो हटा ही देता हूँ, है ना? लेट होम सीएसएस, आउटपुट सीएसएस को छोड़ देते हैं। ये राउटर हटा देते हैं तीनों एंड अपलोड्स फ़ोल्डर की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। यूटिल्स फ़ोल्डर की चलिए पाथ यूटिल पड़ा है, इसको पड़ा रहने देते हैं। व्यूज़ तो बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना? व्यूज़ तो पूरा ही उठाकर डिलीट कर देते हैं। ऐप जेएस छोड़ देते हैं, नोड-मोन छोड़ देते हैं, पैकेज जेसन, टेलविंड ये सब हम छोड़ सकते हैं। एक बार ऐप डॉट जेएस के अंदर जाकर भी जो-जो हमको नहीं चाहिए, उसको एक बार कंप्लीटली यहाँ से हटा देते हैं, है ना? देखिए हम यहाँ क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सेशन वगैरह हम यहाँ पर नहीं बना रहे होंगे, है ना? लॉगिन, लॉगआउट अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। मोंगोडीबी ये जो कनेक्ट मोंगोडीबी है, जब सेशन ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा, है ना? मोंगूस हमको चाहिएगा। म्यूल्टर भी नहीं चाहिए, फाइल अपलोड्स हम नहीं करेंगे। डीबी पाथ हम पड़ा रहने दे सकते हैं। मोंगोडीबी डीबी पाथ किसके लिए चाहिए था? अच्छा, डीबी पाथ भी उसी के लिए चाहिए था शायद। नहीं, डीबी पाथ तो चाहिए, हाँ। ये तो हमको नॉर्मल मोंगो से कनेक्ट करने के लिए भी चाहिए। राउटर, 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 रूट डायरेक्टरी, राउटर, एरर कंट्रोलर सब हटा देते हैं। व्यू इंजन बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि ये व्यूज़ तो हम लगा ही नहीं रहे होंगे। मोंगोडीबी स्टोर हटा दीजिए, रैंडम स्ट्रिंग वाला मेथड हटा दीजिए, स्टोरेज, फाइल फ़िल्टर, म्यूल्टर ऑप्शंस ये सब हम हटा देंगे यहाँ से, है ना? एक्सप्रेस यूआरएल एन्कोडेड पड़ा रहने देंगे, म्यूल्टर हटा देंगे, पब्लिक फ़ोल्डर पड़ा रहने दे सकते हैं, अपलोड्स पूरा हटा देंगे, सेशन हम यूज़ नहीं करेंगे, ये भी हमारा हमने मिडलवेयर लिखा था, ये भी हम यूज़ नहीं करेंगे, ऑथ राउटर, स्टोर राउटर, होस्ट होस्ट, एरर कंट्रोलर, पेज नॉट फाउंड। एक्चुअली एरर कंट्रोलर हम छोड़ सकते थे, है ना? एरर कंट्रोलर को हम वापस ले आएँगे, उसको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। पोर्ट हमारा 303 है, बाकी सब चीज़ें एज़ इट इज़ रहेंगी। एक बार अगर मैं यहाँ पर देख लूँ, देखिए जो डेटाबेस का नाम है मेरे वो एयरबीएनबी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं टू डू कर देता हूँ, है ना? डेटाबेस का नाम भी हम टू डू रखेंगे, यानी नया डेटाबेस का नाम हम रखेंगे। एरर कंट्रोलर मुझे पसंद आ रहा है, एरर कंट्रोलर को मैं दोबारा ले आता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर क्या 404 एरर हैंडल कर रहे हैं, ये तो हमको यहाँ पर भी चाहिएगी,
है ना? तो 404 एरर कंट्रोलर को तो मैं यहाँ वापस लाकर पेस्ट कर देता हूँ। सेम जो एरर राउटर है मेरा, अच्छा राउटर हमने लगाया नहीं है, सीधे पेज नॉट फाउंड हम कंट्रोलर ही app.js के अंदर लगा रहे हैं, तो दैट विल वर्क, है ना? तो इम्पोर्ट बस उसको हमको करना पड़ेगा, तो एरर कंट्रोलर को मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। रिक्वायर कंट्रोलर्स एरर कंट्रोलर ये चल गया, पेज नॉट फाउंड हमारा चल जाएगा, है ना? इतनी चीज़ें हमारी चल गई, बट ऑब्वियसली देखिए इसका भी मेरे को इम्प्लीमेंटेशन चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ रेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप रेंडर नहीं कर पाएंगे, है ना? तो मैं फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ और बाद में हम ये सब चीज़ें चेंज करेंगे। तो देखिए प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट हमने बिल्कुल खाली कर लिया है ना? पैकेज डॉट जेसन में भी अगर हम आएंगे तो कुछ कुछ डिपेंडेंसीज हम यहाँ से हटा सकते हैं। वीक्रिप्ट हमने किया था, लॉगिन पासवर्ड नहीं करें तो ये नहीं चाहिए, बॉडी पार्सर छोड़ देते हैं, कनेक्ट मोंगोडीबी सेशन नहीं चाहिए, ईजेएस नहीं चाहिए, एक्सप्रेस चाहिए, एक्सप्रेस वैलिडेटर भी हम छोड़ सकते हैं, एक्सप्रेस सेशन नहीं चाहिए, मोंगोडीबी चाहिए, मोंगोस चाहिए, म्यूल्टर नहीं चाहिए, माई नहीं चाहिए, है ना? तो ये सब हमने कर दिया। अब ऑलमोस्ट देखिए बिल्कुल एम्प्टी टाइप का हमारा ये बैकएंड प्रोजेक्ट जो है ये हो गया है। सिर्फ एरर कंट्रोलर है, इसके अंदर अभी बैकएंड के अंदर कुछ नहीं है। फ्रंट एंड में एकदम बेसिक यूआई पड़ा हुआ है, सिर्फ यही हमारे पास है। अब यहाँ पर ये सही जगह है इसको एक बार कमिट कर लेने के लिए, तो हम बोलते हैं स्टार्टिंग फुल स्टैक टू डू ऐप प्रोजेक्ट। कमिट मैंने इसको कर दिया है ना? तो बेसिकली अब यहाँ से हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक बार दोबारा आकर स्टेप्स को देखते हैं कि यहाँ हमने क्या क्या स्टेप्स बोले थे। इसने बोला पुराने वाले प्रोजेक्ट से ENV फाइल्स कॉपी कर लीजिए, प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज कॉपी कर लीजिए, एपजेस कॉपी कर लीजिए, कर लिया। ENV फाइल में चेंज कर दीजिए, बोल रहा है ईमेल का डेटा हटा दीजिए, चेंज डीबी नेम टू डू ऐप। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने तो ENV फाइल्स को चेक ही नहीं किया, है ना? एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर हमारी ENV फाइल हमने कॉपी भी की है या नहीं, या उसके अंदर क्या डेटा आया है। ENV फाइल तो हमारे पास यहाँ पर नहीं है, हम पहले भी शायद इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अच्छा ENV फाइल हमारे पास नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, है ना? ENV फाइल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, क्रिएट एम्प्टी कंट्रोलर्स, मॉडल्स एंड राउट फोल्डर्स, ये हमने कर लिया, उनको बिल्कुल डिलीट कर लिया है। रिमूव एक्सेस कोड फ्रॉम एपजेस, ये भी हमने कर लिया है। क्रिएट द एरर कंट्रोलर टू गिव आउट अ 404 एरर मैसेज एंड स्टेटस, यानी इसको 404 स्टेटस देना है और एरर मैसेज देना है। तो वो रेंडर जो मैंने बोला था उस कॉल को हम चेंज कर लेते हैं, माफ कीजिएगा, टू डू बैकएंड कंट्रोलर। यहाँ भी रेंडर नहीं चलेगा क्योंकि ईजेएस तो हमने कंप्लीटली हटा दिया है। तो इसमें हम बोलते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सेंड भी कर सकते हैं, और भी चीज़ें आप कर सकते हैं, है ना? विच विल बी, या रिस्पॉन्स भी आप भेज सकते हैं डॉट रेस, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा सब करके, है ना? वैसे तो हम ये जितनी भी स्टेप्स की बात कर रहे हैं सब हमने यहाँ पर भी किए हुए हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे ENV को हम इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे कि मोटा-मोटा आपको एप.जेएस में क्या चाहिए, उसका हमने आपको एक जो ओवरव्यू है वो दिखाया है। अगर हम यहाँ टू डू स्कीमा आ गया, ये देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स एंड देन यू कैन सेंड जेसन, डॉट जेसन की तरफ भी हम रिस्पॉन्स भेजना स्टार्ट करेंगे। वही तो पूरा हमको करना है। तो हम रिस्पॉन्स सेंड करने की जगह बोलेंगे डॉट जेसन मैसेजेस पेज नॉट फाउंड। तो यहाँ मैं कर देता हूँ डॉट जेसन एंड आई कैन सेंड अ मैसेज विच इज पेज नॉट फाउंड। इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, है ना? पर मान लीजिए ये हमने यहाँ से कर लिया है डॉट जेसन। और ये क्या बोल रहा है नंबर, अगर मैं 6 नंबर की बात करूँ, देखिए 5 हमने कर लिया है। ये बोल रहा है एक मंगूज मॉडल बनाइए टू डू आइटम के लिए, है ना? अब टू डू आइटम भी तो हमको सेव करना है, तो बैकएंड के लिए हमको एक मॉडल भी बनाना पड़ेगा जो आइटम हमारी सेव हो पाएंगे। जो आपको यूआई दिख रहा है बैकएंड का, हमारा यूआई तो दिखेगा नहीं, पर ये हमको सेव करना है। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या होगा, टू डू मैसेज है, टू डू डेट है हमारे पास, और बाकी हम बेसिकली ऐड करने के लिए कोई ऑप्शन अगर यहाँ पर चाह रहे हैं। तो देखिए हमने क्या क्या रखा है यहाँ पर, जब हम टू डू आइटम लगा रहे हैं, हमने कहा टास्क होना चाहिए, डेट होना चाहिए। एक मान लीजिए जब कोई आइटम कंप्लीट हो जाएगी तो उनके लिए कंप्लीटेड का हम स्टेटस बनाएंगे। बाकी क्रिएटेड एट हमने टाइम स्टैम्प लगाया हुआ है, टाइम स्टैम्प्स तो हम नॉर्मली ट्रू करके भी बना सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर मॉडल्स के अंदर, एक नया मॉडल हम बना लेते हैं विच विल बी, मान लीजिए टू डू आइटम डॉट जेएस, है ना? टू डू आइटम डॉट जेएस मैंने बना लिया। एक पुराना कोई भी मैं जो मॉडल है वो कॉपी कर लाता हूँ। मान लीजिए होम स्कीमा को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ कर इसको पेस्ट कर दिया। मोंगूस आ गया मेरे पास, होम स्कीमा की जगह हम बोल देंगे टू डू आइटम स्कीमा, है ना? और ये सब की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी अब हम क्या यूज़ करेंगे, टू डू आइटम स्कीमा, और इसको बोल देंगे टू डू आइटम के नाम से, भाई आप इसको बाहर भेज दीजिए। अंदर क्या क्या चाहिए, टास्क क्या है ना? वो पता होना चाहिए। स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, बिल्कुल ठीक है। अगला क्या है, डेट, है ना? टाइप, यहाँ पर भी हमने क्या रखा होगा, टाइप इसका डेट ही होगा, डेट का टाइप, तो उसका टाइप हम कर देते हैं डेट। रिक्वायर्ड होना क्या ज़रूरी है, क्या हर आइटम में
एंडिंग डेट होना ज़रूरी है? नहीं, वैसे ज़रूरी तो नहीं है। तो उसको मैं सीधे बस कर देता हूँ डेट इज़ डेट, है ना? रिक्वायर्ड यहाँ से हटा देते हैं। लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, रेटिंग की ज़रूरत नहीं है, सब तो हमने उसके लिए रखे हुए थे, ये सब मैं हटा देता हूँ। और हम क्या रखेंगे? कंप्लीटेड। टाइप बूलियन, देखिए अच्छी बात क्या है, इसने अपने आप ही सजेस्ट कर दिया कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉल्स, यानी इनिशियली जब भी कोई आइटम बनेगी मैं उसमें दूँ या नहीं दूँ, उसमें कंप्लीटेड की वैल्यू ऑफ फ़ॉल्स मानकर चलिएगा, और जब वो ट्रू हो जाएगी तो वो यहाँ कंप्लीटेड हो जाएगी। उसके बाद सीधे हम क्या रखेंगे? टाइम स्टैम्प्स, है ना? तो टाइम स्टैम्प्स की वैल्यू यानी क्रिएटेड और अपडेटेड आप मेंटेन कर लीजिएगा। आई थिंक इतने से ही हमारे टू डू स्कीमा में हमारा काम जो है वो चल जाएगा। नोट्स में थोड़ा-सा अलग हमने लिखा है, यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखा है। ऐसे करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, कोई उसके बहुत ज़्यादा बेसिकली डिफरेंस है इसमें, अलग बात जो है वो नहीं है। है ना? उसके बाद हमने क्या बोला है? हमने बोला है हम उसके बाद बनाएँगे पहला एपीआई, यानी अब जो हमारा ये फ्रंट एंड वाला कोड है, ये क्रिएशन के टाइम पर हमारे बैक एंड को कॉल करना स्टार्ट करेगा। तो एक नया एपीआई बनाइए कम से कम आइटम क्रिएशन के लिए, है ना? तो उसके लिए नया कंट्रोलर, नया राउटर हमको बनाना पड़ेगा। माफ़ कीजिएगा, ये बार-बार ये क्यों खुल जाता है चैप्टर 20? अच्छा, ये हमने होम खोला था इसलिए खुल जाता है। इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं नए कंट्रोलर और राउटर बनाने पर। तो सबसे पहले राउट बना लेते हैं, है ना? राउट्स के अंदर एक नया फ़ाइल मैं बनाता हूँ, व्हिच इज़ मान लीजिए यहाँ पर हम बोल देंगे इसको टू डू आइटम्स कंट्रोलर डॉट जेएस, है ना? अच्छा सॉरी, कंट्रोलर मैंने इसको बोल दिया, रीनेम राउटर डॉट जेएस, है ना? तो कोई भी राउटर आप यहाँ लगा लीजिए, जैसे हमने पहले राउटर लगाए हुए थे। इसके बाद हमको क्या करना है, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे, एक राउटर बनाएँगे, उसके अंदर जो भी पाथ आपको लगाना है, कंट्रोलर आपको लगाना है वो लगाएँगे, उसको हम भेज देंगे। तो यही मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, टू डू आइटम्स राउटर। यहाँ क्या करेंगे, इसका बस मैं नाम दे दूँगा टू डू आइटम्स राउटर, और ये टू डू आइटम्स राउटर को ही हम क्या कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। कंट्रोलर हमको कौन-सा चाहिए, टू डू आइटम से कंट्रोलर भी हमको बनाना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा चैप्टर 20 में नहीं, यहाँ पर एक टू डू आइटम्स कंट्रोलर भी बना लेता हूँ। न्यू टू डू आइटम्स कंट्रोलर डॉट जेएस, है ना? उसके अंदर अभी कोड हम डालेंगे, बट यहाँ कम से कम उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। टू डू आइटम्स कंट्रोलर, टू डू आइटम्स कंट्रोलर, है ना? ये भी हमने बना लिया। और एपीआईज़ जो अभी इसने लिखी हैं, वो तो हमको कोई सी नहीं चाहिए, और अब गेट एपीआईज़ तो कम चाहिए होंगी, क्योंकि गेट एपीआईज़ भी अब हमारी डेटा ही देंगी, है ना? तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ, यहाँ पर पाथ क्या हो सकता है, मान लीजिए आइटम ही मैं बोल देता हूँ, है ना? आइटम पोस्ट बेसिकली हमको करना है, टू डू आइटम्स, इसको मान लीजिए मैं नाम ही दे देता हूँ, क्रिएट टू डू आइटम नाम का कोई फ़ील्ड जो है वो हम बना लेंगे, और वो पोस्ट आइटम में हमने अ टू डू आइटम्स राउटर के अंदर हमने उसको लगा लिया। कॉपी पेस्टिंग में ये बड़ा ध्यान रखना है कि कुछ भी मिस नहीं हो जाए। तो देखिए जो हमारा राउटर है ये तो बन के तैयार हो गया है, बट अभी जो टू डू आइटम्स कंट्रोलर है इसके अंदर कोई क्रिएट टू डू आइटम वाला ऑप्शन है नहीं। तो अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आके हम इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? तो जैसे हम कंट्रोलर में बाकियों में बना रहे थे, मान लीजिए मैं एरर कंट्रोलर आपको दिखा दूँ। एरर्स डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट जो भी मेरे मेथड का नाम है, उसके बाद मेरा मिडलवेयर आप बोल लीजिए, या जो भी, तो एक्सपोर्ट्स डॉट क्रिएट टू डू आइटम्स, है ना? जो हमारा मिडलवेयर है ये हमारा आ जाएगा। देखिए हम क्या ले रहे हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये तो इसने कुछ-कुछ कोड जनरेट कर दिया। हमको एग्ज़ैक्टली ये नहीं चाहिए, बट फिलहाल मान लीजिए क्रिएट टू डू आइटम मेरा बन तो गया, है ना? तो राउटर में मेरी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस राउटर को जाके अब मुझे रजिस्टर करना है ऐप के अंदर। ऐप के अंदर मैं आ जाता हूँ, जहाँ हमने एरर कंट्रोलर पेज नॉट फाउंड लगाया हुआ है। देखिए एरर कंट्रोलर तो हमेशा सबसे लास्ट होना चाहिए। तो उससे पहले अब मैं लगाता हूँ ऐप डॉट यूज़, है ना? मान लीजिए स्लैश एपीआई स्लैश टू डू तो हम ऑलरेडी लगा चुके थे, है ना? तो टू डू मान लीजिए यहाँ पर लगा देते हैं, वहाँ से हम हटा देंगे, और इसको मैं बोल देता हूँ टू डू आइटम्स राउटर, है ना? अब राउटर को इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, तो टू डू आइटम्स राउटर को हमने यहाँ पर इम्पोर्ट भी कर लिया, स्लैश राउट स्लैश टू डू आइटम राउटर से। एक चेंज जो अब मैं यहाँ कर देता हूँ वो ये है कि इस आइटम को यहाँ से हम हटा देते हैं। स्लैश टू डू पर सीधे भी अगर आप पोस्ट करेंगे तो टू डू आइटम्स राउटर को क्या करना चाहिए, टू डू आइटम ही क्रिएट करना चाहिए, है ना? तो सीधे स्लैश पाथ पर हमने लगा दिया। तो ऐप में भी हमने आपको दिखा दिया कि ये किस तरह से बेसिकली यहाँ एपीआई जो है वो बन गया है। अब आते हैं मेन कंट्रोलर के ऊपर, है ना? अगर हम यहाँ पर भी आकर देखेंगे, जो हमने यहाँ पर कोड आपको दिखाया है, हाँ, ये रहा पोस्ट आइटम। तो देखिए हमने क्या बनाया, जैसे हमने बनाया आइटम्स कंट्रोलर बनाया, आइटम्स राउटर बनाया, यहाँ हमने पाथ दिया है स्लैश टू डूज, तो ये पाथ आप रख सकते हैं, है ना? पोस्ट आइटम एक्सपोर्ट इसको कर दिया। पोस्ट आइटम के अंदर देखिए सबसे कमाल की बात हमने क्या क्या किया है, पूरी रिक्वेस्ट बॉडी को हमने यहाँ पर पास कर दिया, विच इज़ नॉट सुपर गुड, है ना? वो भी हम करके देख लेंगे। कंसोल लॉग किया है, आइटम को बनाया है,
उसके सेव करने का वेट किया, रिस्पॉन्स डॉट जेसन हमने भेज दिया, res डॉट जेसन भेज दिया और आइटम यहाँ से भेज दिया पूरा का पूरा। जो भी आइटम क्रिएट हुआ उसको रिस्पॉन्स में डालकर भेज दिया और ट्राई कैच हमने यहाँ पर लगा दिया। तो यही मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है, बॉडी में देखिए हमारे पास क्या क्या आना चाहिए, हमको पता है हमारे पास आना चाहिए टेक्स्ट, यानी जो हमने मॉडल के अंदर भी रखा है टास्क एंड, है ना। तो मान लीजिए इसको बोल देता हूँ, वहाँ से आएगा टास्क एंड डेट, है ना। ये रिक्वेस्ट बॉडी से दो चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए। इससे पहले मैं क्या कर लूँगा, कंसोल डॉट लॉग, मान लीजिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हम यहाँ पर प्रिंट करके देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें प्लम्बिंग अभी हमको करनी होगी, एक बार भी सर्वर चलाया नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। न्यू टू डू आइटम हमने बनाने की कोशिश की है बट इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया है, इसको इंपोर्ट करते हैं। टू डू आइटम इंपोर्ट हो गई। इसके अंदर हम क्या क्या भेजेंगे, यही सब हम भेजेंगे, टास्क एंड डेट। टास्क एंड डेट हमने भेज दिया, उसके बाद हमने बोला टू डू आइटम डॉट सेव, इसको हमने एसिंक नहीं बनाया, इसको एसिंक बना लेते हैं ताकि अवेट कर पाएँ, है ना। अवेट इसको कर लेते हैं डॉट सेव को, ये कंसोल लॉग की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे हम बोल देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 आइटम क्रिएटेड। एक्चुअली जेसन में आइटम क्रिएटेड बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे जो आइटम है वही हम भेज देंगे, है ना। तो मैं बोल देता हूँ टू डू आइटम। तो हम जैसे ही क्रिएट टू डू आइटम कॉल करेंगे तो हमको ये सब मिल जाएगा, यानी हम एक बार पहले कंसोल लॉग रिक्वेस्ट बॉडी कर रहे हैं, टास्क डेट ये पहले हम एक बार प्रिंट करेंगे, उसके बेसिस पर टू डू आइटम क्रिएट करेंगे, वो हम अपने एक बार डेटाबेस में जाकर चेक करेंगे कि बन गया है या नहीं। अवेट करेंगे कि टू डू आइटम एक बार सेव हो जाए और रिस्पॉन्स में उसको वापस पूरा जेसन आइटम जो है वो दे देंगे। जैसे हमने पहले भी बात की थी, इससे क्या होगा, अंडरस्कोर आईडी या बाकी चीज़ें जिसके बेसिस पर मान लीजिए हम डिलीट कर रहे होंगे या बाकी चीज़ें कर रहे होंगे वो मिल जाएंगी। अभी तो हमने एक एपीआई लिखी है। अगर हम देखें पूरा टू डू ऐप बनाने के लिए जब ऐप लोड हो रहा है तब क्या होना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग सारे आइटम है वो यहाँ पर शो होने चाहिए, है ना। कंप्लीट करने के लिए हमको कोई एपीआई बनाना पड़ेगा कि ताकि आइटम को कोई कंप्लीटेड मार्क कर पाए, कंप्लीटेड आइटम को भी यूआई में हमको दिखाना है। बाकी आइटम क्रिएट करना, आइटम डिलीट करना, कोई आइटम डिलीट करना चाहे डिलीट कर पाए, अपडेट कंप्लीट करने का मतलब हो गया मान लीजिए अपडेट करना चाहे अपडेट कर पाए, गेट ऑल करना चाहे गेट ऑल कर पाए। तो बेसिकली जितने भी ऑपरेशंस पॉसिबल हैं वो सारे के सारे ऑपरेशंस हम यहाँ पर कर रहे होंगे। तो कंप्लीट क्रड ऐप जो बोला जाता है, यानी डेटाबेस के सारे ऑपरेशंस हम यहाँ करेंगे टू डू आइटम के ऊपर और उसके बेसिस पर पूरा यूआई भी दिखाएंगे। अगर मैं दोबारा आपको स्टेप्स की बात दिखाऊं, स्टेप्स में हमने और क्या बोला है, देखिए हमने पोस्ट आइटम तो क्रिएट कर ही लिया है। हमको जो ये जो कोर्स पैकेज है एक बार ये भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, है ना। CORS पैकेज हमने पहले स्टेप्स में भी लिखा हुआ था। ये क्या करेगा, ये जो हम जेसन वगैरह लिख रहे हैं यहाँ पर, इंस्टॉल एंड सेटअप कोर्स पैकेज इन द बैकएंड, ये हमको इसमें हेल्प करेगा ताकि ये सब हम कर पाएँ। एंड एक्सप्रेस डॉट जेसन भी हमको ऐप में ऐड करना पड़ेगा। तो देखेंगे आप स्टेप 8 एंड 9 हमारी क्या हेल्प करेंगे, यहाँ हम एक बार दे देंगे एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये क्या करेगा, अगर जेसन में रिस्पॉन्स आ रहा है या जेसन में जेसन में रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स जा रहा है, उस सबको फैसिलिटेट करने के लिए आप यहाँ एक्सप्रेस डॉट जेसन लिखते हैं कि भाई हम जेसन में भी रिक्वेस्ट इन और आउट कर रहे होंगे, जैसे हमने मान लीजिए यूआरएल एनकोडेड टाइप किया था। और CORS एक्चुअली इसलिए होता है कि दिस विल हेल्प अस, ये एक्चुअली इमीडिएटली ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स पैकेज यहाँ पर लगाएं, बट ये जनरली इसलिए किया जाता है कि जो बेसिकली थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि जो क्लाइंट है और जो सर्वर है उनका अगर जो बेसिकली डोमेन है वो सेम नहीं, यानी आपके बैकएंड पर कोई रैंडम जगह से रिक्वेस्ट भेज रहा है तो आप उन रिक्वेस्ट को इजीली रिजेक्ट कर पाए, है ना। तो एक बार ये हम चला लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें लगाएंगे। अभी एक एपीआई लगा ली, इस एक एपीआई को हम टेस्ट करेंगे। उससे पहले ऐप डॉट जेएस के अंदर आकर एक बार मैं पहले इसको किल कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमको टर्मिनल भी दो चलाने पड़ेंगे। देखिए ये टर्मिनल हमारा किसका चल रहा है, तो फ्रंट एंड वाला चल रहा है ना। ये जो 5173 पर हमारी वाइट प्लस रिएक्ट ऐप चल रही है टू डू ऐप, ये तो ये वाली चल रही है ना। इसके भी काफ़ी सारे स्टेप्स हम देखेंगे, बट यहाँ पर हम एक और टर्मिनल स्टार्ट कर लेते हैं। अब एक हमारा फ्रंट एंड का हो गया, एक में हमको बैक एंड करना है। तो बैक एंड के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे चैप्टर नंबर 21, है ना। चैप्टर नंबर 21 के अंदर एक नंबर और बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको। चैप्टर नंबर 21 के अंदर हमको कहाँ जाना है, टू डू, माफ कीजिएगा, हमको जाना है टू डू बैकएंड, है ना। फ्रंट एंड के अंदर तो हम ऑलरेडी चले गए थे। यहाँ पर भी हमको सर्वर स्टार्ट करना है। सर्वर स्टार्ट करने से पहले हमने क्या बोला, npm इंस्टॉल कर लीजिए CORS। एक्सप्रेस तो हमारे पास पड़ा ही हुआ है, CORS भी आ गया। अब मैं कर लेता हूँ इसको npm स्टार्ट, ये वाला सर्वर भी मेरा चल जाए। अच्छा, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ गई है मंगो स्कीमा में। इनवैलिड स्कीमा कॉन्फ़िगरेशन ट्रू इज़ नॉट वैलिड फॉर टाइम स्टैम्प। अच्छा, टाइम स्टैम्प में हमने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है, उसमें डायरेक्टली ट्रू नहीं लिखना होता है, एक बार उसको चेक कर लेंगे। बट बेसिकली उससे पहले हमने CORS लगा तो लिया है, ऐप के अंदर आकर इन दोनों को हम यूज़ भी कर लेते हैं, यानी एक्सप्रेस डॉट जेसन को और CORS पैकेज को हम यहाँ पर लगा लेते हैं जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है। तो URL एनकोडेड के बाद CORS पैकेज भी यूज़ कर लें और एक्सप्रेस डॉट जेसन भी यूज़ कर लें बिफोर आइटम राउटर हम यहाँ पर लगा रहे हैं, है ना। तो मैं इन दोनों को लगा लेता हूँ, ऐप डॉट यूज़
एक्सप्रेस डॉट जेसन देखिए सजेस्ट कर दिया इसने, एंड ऐप डॉट यूज, यहाँ हम क्या लगा लेंगे CORS, पर CORS अभी हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो पहले उसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। जहाँ एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हम ले रहे हैं यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ये देखिए कॉन्स्ट CORS रिक्वायर CORS, तो ये दोनों पैकेज हमारे पास आ गए, इनका यूज़ भी अभी हम देख लेंगे। एक्सप्रेस जेसन लगा दिया, CORS लगा दिया, जितनी चीज़ें हमको लगानी थी लगा दी। एक जरा ये मैं यहाँ पर शायद गड़बड़ कर रहा हूँ टाइम स्टैम्प्स में, एग्जैक्ट जो फील्ड है उसके अंदर, लेट मी चेक कि एग्जैक्टली कैसे यूज़ किया जाता है ना। लेट्स आस्क हमारा जो को पायलट है इससे कि हम यहाँ पर क्या गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। तो मैं टू डू आइटम के लिए बोल देता हूँ, कैन यू फिक्स द सिंटैक्स फॉर टाइम स्टैम्प्स, लेट्स सी ये क्या बोलता है ना। तो ये दिया तो टाइम स्टैम्प्स के साथ ट्रू ही जाता है, मुझे उतना याद है, बट एग्जैक्टली सिंटैक्स क्या है वो अभी ये थोड़ा सा देख लेंगे, दिस विल हेल्प। क्या क्या बोल रहे हैं। अच्छा देखिए टाइम स्टैम्प्स ट्रू अलग से देते हैं, एज पार्ट ऑफ फील्ड नहीं देंगे आप, एक दूसरा ब्रैकेट लगाकर आप देते हैं टाइम स्टैम्प्स ट्रू, तब वो चल जाता है ना। तो मैं इसको कीप कर लेता हूँ, यानी आपने जो चेंजेस किए हैं बहुत अच्छे लगे मुझे, इसको बंद कर लेता हूँ मैं। लेट्स ट्राई अगेन, इस बार हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है यानी फिर से कुछ गड़बड़ आ गई, इस बार क्या गड़बड़ आई वो देख लेते हैं। रूट डायरेक्टरी पब्लिक हमने कहीं पर करने की कोशिश की और रूट डायरेक्टरी हमने डिफाइन नहीं किया, यानी ऐप में से जो हमने बहुत सारे चेंजेस हटाए ना वो भी ठीक से नहीं हुए हैं। जो पब्लिक वाला चेंज था ये भी हम हटा देते हैं। हम हमारे पास तो अभी कोई पब्लिक फाइल्स है ही नहीं जो हमको दिखानी हो। अब ये बोल रहा है कि एड्रेस आपका इस्तेमाल के अंदर है, यानी कौन सा एड्रेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा 3003 भी अब इस्तेमाल के अंदर हो गया, यानी ये कुछ मेरे सिस्टम के अंदर गड़बड़ हो रही है, बट चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल मैं इसको 3003 से 3004 कर लेता हूँ, लेट्स सी कि 3004 के ऊपर ये चल रहा है या नहीं। 3004 भी ये बोल रहा है यूज़ में है, 3005 भी यूज़ में है, 3006 भी यूज़ में है, या तो ये चेंजेस ले ही नहीं रहा है। कौन सा आपने एड्रेस पिक किया है, लेट मी चेक अगेन, मैं इसको किल करता हूँ। हमारा बैकएंड सर्वर है, वैसे तो हमको 3000 या 3001 पर चलाना चाहिए था, 3001 भी मैं चेक कर लेता हूँ। 3001 भी ये बोल रहा है कि यूज़ के अंदर है। जैसे हमने 5173 चलाया, 5174 चला कर देख लेता हूँ, वरना तो एक बार मुझे लग रहा है कि सिस्टम को ही मुझे चेक करना पड़ेगा कि इशू क्या है। ये तो कुछ और ही इशू लग रहा है मुझे, है ना। इतने सारे जो एड्रेस हैं वो यूज़ में नहीं हो सकते हैं। एड्रेस ऑलरेडी इन यूज़, पोर्ट 5174। मुझे एक बार शायद जो टर्मिनल है वही किल करके स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं एक बार वो कर लेता हूँ, देन वील सी कि इस तरह की एरर जो है वो क्यों आ रही है। ऑलराइट, सो अभी के लिए तो 3001 पे हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया है ना। और हमारा जो फ्रंट एंड सर्वर था वो 5173 पर ऑलरेडी चल रहा था, है ना। तो ये दोनों चीज़ हमने फिक्स कर ली हैं। अगर हम वापस आकर देखेंगे, कोर्स हमने लगा लिया है, माफ कीजिएगा, यस, तो कोर्स पैकेज हमने लगा लिया है, बॉडी पार्सर हमने लगा लिया है ना, बाकी चीज़ें जितने भी स्टेप्स हमको यहाँ पर बोले गए थे वो हमने यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। अभी हमारी बहुत सारी यहाँ एपीआईज और बनानी बाकी हैं, है ना। जैसे एपीआई हमको बनानी है फेच आइटम्स के लिए, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें हम देखना शुरू करेंगे। पर पहले जो कम से कम हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए एपीआई इस्तेमाल करना तो स्टार्ट करें, है ना। तो हम दोनों चीज़ें यहाँ पर खोल रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड सब एक साथ खोल रहे हैं। बैक एंड का भी मेरे को लग रहा है कि हमने जो कंट्रोलर बनाया है, इतने से ऐसा लग रहा है कि एपीआई तो बन के तैयार है ना। तो फिलहाल में जो बैकएंड की बाकी चीज़ें हैं, बैकएंड को पूरे को बंद कर देता हूँ। अब हम एक बार फ्रंट एंड खोलकर उसमें चेंजेस करना स्टार्ट करेंगे। कंट्रोलर में भी ऐसा लग रहा है कि अगर हमने टास्क और डेट नाम की चीज़ें भेज दी तो सब कुछ ठीक से चल जाना चाहिए। फिलहाल बैकएंड को बंद कर देते हैं, बैकएंड का सर्वर हमने स्टार्ट किया हुआ है। दोबारा एक बार फ्रंट एंड की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आइटम डालता हूँ, डेट डालता हूँ, आइटम क्रिएट हो जाती है। बट जैसे ही यहाँ पर भी सर्वर रीस्टार्ट होगा, मेरा फ्रंट एंड वाला जो सर्वर है वो जब भी रीस्टार्ट होगा तो आइटम्स लूज हो जाएंगी, क्योंकि उनको हमने सेव नहीं किया है। एक बार चेक कर लेते हैं फ्रंट एंड के अंदर। अगर मैं आऊँगा सोर्सेज़ के अंदर, कौन-कौन से कंपोनेंट्स हमने बनाए हुए हैं। ऐप कंपोनेंट है मेरा, है ना। अगेन वैसे आपको जो रिएक्ट वाला कोर्स है हमारा, है ना, वो एक बार पूरा देखना चाहिए अगर आप फ्रंट एंड में बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको देखना चाह रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे कि रिएक्ट में चीज़ें कैसे करनी है, क्योंकि उसके लिए हमने अलग से काम किया हुआ है। यहाँ हमारा मेन कंसंट्रेशन इस चीज़ पर रहेगा कि हमको फ्रंट एंड से बैक एंड वाली जो एपीआईज़ हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से करना है ना। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ देखिए हैंडल न्यू आइटम में हम क्या कर रहे हैं। अगर मैं ऐप के अंदर आऊँ तो ऐसा लग रहा है कि हमने ऐप कंपोनेंट के अंदर मेंटेन किए हुए हैं क्या, सारे के सारे टू डू आइटम्स और सेट टू डू आइटम्स भी हमने एक फंक्शन यहीं पर मेंटेन किया हुआ है। और यूज स्टेट हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ अगर मैं देखूँ क्या कर रहे हैं हम, जैसे ही हैंडल न्यू आइटम आता है जो हमने शायद अंदर पास किया हुआ होगा, हैंडल न्यू आइटम क्या करता है, कंसोल लॉग करता है। उसके बाद आइटम्स के अंदर यहीं पर ये जो इन मेमोरी हमारा टू डू आइटम्स है, इसी में ये सेट टू डू आइटम कर देता है, यानी स्टेट सेट कर देता है। डिलीट के लिए यहीं से ये डिलीट कर देता है। इसके अलावा और कोई काम हम कर ही नहीं रहे हैं, है ना। सिर्फ ये दो ही चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं।
और तो आइटम को ऐड करना और डिलीट करना दोनों इन मेमोरी हो रहा है, तो जब भी आप सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे सारी की सारी आइटम्स किल हो जाने वाली हैं। तो ये समझ आ रहा है कि यहीं पर हमको कुछ करना पड़ेगा। कंपोनेंट्स के अगर हम देखेंगे, ऐड टू डू आइटम्स, बाकी सब हमने सिर्फ यूआई के लिए कंपोनेंट बनाए हुए हैं, है ना? कुछ-कुछ जगह हमने मॉड्यूल इस्तेमाल किया है, सीएसएस इस्तेमाल किया है। इसका सीएसएस भी अगर हमको इम्प्रूव करना है तो वो हम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर स्टेप्स में भी लिखा है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अ ईमेल डेटा, एम्प्टी कंट्रोलर्स, एक्सेस कोड। अच्छा, अभी यहाँ पर हमने नहीं लिखा, हम इससे आगे ट्राई करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बूटस्ट्रैप हमने पुराना जो जब रिएक्ट किया था तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप लगाया हुआ था, अब हमने टेलविंड यूज़ किया है। तो यहाँ पर वो भी कोशिश कर सकते हैं कि इसको हटाकर हम टेलविंड यूज़ कर लें, अगर इसका यूआई हमको इम्प्रूव करना है तो। बट उस पर बहुत ज़्यादा अभी टाइम नहीं लगाएँगे हम, हमको मेन काम क्या करना है, जैसा मैंने कहा, यहाँ से बैकएंड की एपीआई कॉल करनी है ना? तो फिलहाल मान लीजिए जो इनिशियल स्टेट है उसको तो मैं एज़ इट इज़ छोड़ देता हूँ। ये जो हैंडल न्यू आइटम है यहीं से शुरू करते हैं। पहले न्यू आइटम को आप बैकएंड में सेव कराइए। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स तो मैं बंद कर देता हूँ। सोर्स के अंदर हम एक नया बेसिकली मान लीजिए फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम मैं रख लेता हूँ सर्विसेज़, है ना? जनरली फ्रंट एंड में एक सर्विस आप बना लेते हैं सारी बैकएंड से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ मैं बना लेता हूँ क्या, आइटम्स सर्विस डॉट जेएस, है ना? हमने क्या आइटम सर्विस बना ली। ये क्या करेगा, ये अलग-अलग तरह के फंक्शंस यहाँ पर बना सकते हैं हम, जो क्या कर रहे हो, बैकएंड से एक्चुअली बातचीत कर रहे हो। तो मान लीजिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट ऐड आइटम टू सर्वर। मान लीजिए इसका नाम हमने रख लिया, माफ कीजिएगा, ऐड आइटम टू सर्वर। एसिंक आइटम हमको मिल गया। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, एक इसको एक्सपोर्ट भी हम यहाँ से कर देते हैं, है ना? इस आइटम को ये बेसिकली सर्विस से हम इमीडिएटली एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। हमने बोला एक्सपोर्ट कर दो ऐड आइटम टू सर्वर एसिंक। आइटम यहाँ आपको देना है ना? आइटम की जगह हम दोनों चीजें अपने आप भी लगा सकते हैं। हमको पता है कि बैकएंड को क्या चाहिए, टास्क चाहिए और डेट चाहिए। दोबारा खोल के देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या यही नाम थे कंट्रोलर के अंदर हमारे। हमारे कंट्रोलर के अंदर नाम था टास्क और डेट, है ना? तो हमको टास्क और डेट आप दे देंगे। अगर टास्क और डेट आपने दे दिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे, यानी फेच कर रहे होंगे। ये बेसिकली फेच फंक्शन आप यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता है। हम अपना यूआरएल देंगे। क्या हमारा यूआरएल यही है 3001 सर्वर पे तो हमारा चल रहा है आइटम्स। क्या आइटम्स पाथ पर हमने लगाया है, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं वो दोबारा आ जाता हूँ राउटर राउट्स के अंदर। राउट में तो हमने यहाँ कुछ भी नहीं लगाया है। ऐप के अंदर जाकर अगर हम देखेंगे तो हमने लगाया है स्लैश एपीआई स्लैश टू डू। तो हमको एक्चुअली ये पाथ यूज करना है ना? तो ये आइटम्स की जगह मैं क्या लगाऊंगा, स्लैश एपीआई स्लैश टू डू। मेथड हमको क्या यूज करना है, पोस्ट यूज करना है ना? हमने पोस्ट में ही लगाया होगा, दोबारा वो भी चेक कर लेते हैं। राउटर में पोस्ट हमको लगाना है क्योंकि आइटम क्रिएट होने वाली है ना? तो पोस्ट मेथड हमको यूज करना है। हेडर कुछ नहीं है। बॉडी के अंदर हमको क्या रखना है, यही दोनों फील्ड्स हमको रख देना है, विच इज टास्क कॉमा डेट, है ना? तो ये आप बॉडी की तरह लगाकर भेज दीजिए। बॉडी को हम यहाँ जेसन स्ट्रिंगिफाई करके भेज रहे हैं और यहाँ से जो भी इसके बाद रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स हम जेसन बनाकर वापस दे रहे हैं ऐड आइटम टू सर्वर। अब ये जो ऐड आइटम टू सर्वर है इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे, इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, जहाँ हम ये न्यू टू डू आइटम ऐड कर रहे हैं, है ना? हमने न्यू टू डू आइटम ऐड किया है। पहले यहाँ आइटम नेम और आइटम ड्यू डेट हमारे पास प्रिंट हो गए। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहली बात तो ये जो हैंडल न्यू आइटम है इसको भी मैं क्या बना लेता हूँ, एसिंक बना लेता हूँ, है ना? एसिंक मैंने इसको बना लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पहले सर्वर आइटम में गेट कर लूँगा। तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट सर्वर आइटम मुझे मिल जाए। उसके लिए मुझे क्या करना है, अवेट करना पड़ेगा ऐड आइटम टू सर्वर और आइटम नेम और टू बेसिकली जो ड्यू डेट है वो मैं पास कर दूँगा। यही 2 चीज़ें इसको चाहिए, टास्क और डेट, है ना? यहाँ नाम लोकल वेरिएबल मेरा कुछ भी हो सकता है। इसको सर्विस को हम इम्पोर्ट कर लेंगे और ये जो सर्वर आइटम अब मेरा बना है ना? एसिंक अवेट हमने इसको कर लिया है। ये जो सर्वर आइटम मेरा बना है इसको मैं यहाँ पर डाल दूँगा। ना कि मैं नेम और ड्यू डेट के हिसाब से इसको यहाँ पर डालूँ। मैं यहाँ क्या डाल लूँगा? ये आइटम डाल लूँगा विद डॉट डॉट। है ना? तो ये जो सर्वर आइटम है मैं ये यहाँ पर लगा लूँगा न्यू टू डू आइटम्स। हमने बना लिया टू डू आइटम्स रखे, उसके अंदर सर्वर आइटम रखा और उसको हमने यहाँ पर पुश कर दिया। तो पहले से तो एम्प्टी रहा होगा, उसके अंदर हम नई आइटम्स पुश करते जाएँगे। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट टाइम अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हमने की ही होंगी, है ना? जो हमको गड़बड़ें समझ आ जाएँ। इसको मैं इंस्पेक्ट भी ऑन कर लेता हूँ ताकि कोई एक्सेप्शंस वगैरह हो रही हैं या नेटवर्क में कोई एक्सेप्शन है तो वो हमको पता चलती रहे। तो मान लीजिए मैं डाल देता हूँ टेस्ट और यहाँ डेट हम डाल देते हैं कुछ भी, मान लीजिए पास्ट वाली ही डाल दी वैसे तो मैंने, 24th। ऐड हमने किया तो देखिए यहाँ पर ऐड तो हो गया। एक बार नेटवर्क में जाकर चेक करते हैं। नेटवर्क कॉल तो ऐसा लग रहा है कि कोई गई ही नहीं, है ना? मैं एक बार कंसोल दोबारा आकर चेक करता हूँ। ये क्या बोल रहा है, वेब सॉकेट कनेक्शन टू दिस टोकन फेल्ड, अनकॉर्ड, फेल्ड टू कंस्ट्रक्ट, वार्निंग ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड हैव की प्रॉप टू डू आइटम्स,
न्यू आइटम एडेड। देखिए लॉग तो प्रिंट हुआ है, बट उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई हमने एक्चुअली ना ये शायद सर्वर रीस्टार्ट नहीं किया, ये बेसिकली पेज रीलोड नहीं किया, आई थिंक पुराने कोड पर ही चल रहा था अभी भी। उसके बाद एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। टेस्ट डेट समथिंग ऐड। देखिए इस बार चीज़ें क्रैश हुई हैं ऐसा लग रहा है। नेटवर्क कॉल में जाएंगे। अच्छा नेटवर्क कॉल भी अभी दिख रही हैं। क्या हमारे तरफ से सर्वर की तरफ कोई कॉल गई है? ये देखिए लोकल होस्ट स्लैश एपीआई स्लैश टू डू की तरफ कॉल गई है और 2001 क्रिएटेड भी आ गया। अभी यहाँ पर वैल्यूज ठीक से नहीं दिख रही हैं, है ना, वो हम देखेंगे मॉडल के अंदर हमारे क्या प्रॉब्लम है। बट ऐसा लग रहा है कि आइटम क्रिएट तो सक्सेसफुली हो गई है, सर्वर ने हमारी आइटम सक्सेसफुली क्रिएट कर दी है। एक बार आकर डेटाबेस के अंदर चेक कर लेते हैं। तो देखिए जब मैं कंप्लीट कोडिंग को एक बार रिफ्रेश करके खोल रहा हूँ तो यहाँ नया डेटाबेस क्रिएट हो गया है टू डू नाम से। टू डू नाम का डेटाबेस हमने खोला, हमारा मॉडल भी क्रिएट हो गया है टू डू आइटम्स। टू डू आइटम्स के अंदर अगर मैं अब आकर देखूंगा तो देखिए आइटम भी मेरी क्रिएट हो गई है, टास्क है टेस्ट, इसके साथ डेट भी आई है, कंप्लीटेड फॉल्स, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, सारे टाइम स्टैम्प्स भी हमारे अपडेट हो गए, यानी आइटम क्रिएट तो ठीक से हुई है ना। यानी बैकएंड वाला काम तो हो गया है, पर फ्रंट एंड पे आइटम दिखा क्यों नहीं? देखिए दिखा इसलिए नहीं कि हमारे आइटम के जो नाम है ना, जो हमारा यूआई एक्सपेक्ट कर रहा है वो चेंज हो गए हैं। यानी सर्वर आइटम में नाम कुछ और आ रहा है और यहाँ पर देखिए पहले से जो एक्सपेक्टेशन थी वो क्या थी कि जो नाम है हमारे फील्ड्स के वो क्या होने चाहिए, नेम और ड्यू डेट, जबकि हमने नाम कुछ और रखे हुए हैं। तो इसमें जनरली आप क्या करते हैं, एक मैपिंग फंक्शन आप लगा लेते हैं जो कि सर्विस को ही करना चाहिए। सर्विस मान लीजिए क्या करेगी, एक लोकल फंक्शन यहाँ पर लिख लेगी, कॉन्स्ट, इसका नाम हम रख लेते हैं मैप सर्वर आइटम टू लोकल आइटम। यानी सर्वर आइटम मुझे मिले तो उसको लोकल आइटम में आप मैप कर दें। और उसमें हमने क्या किया, देखिए सर्वर आइटम का जो टास्क है वो नाम बन जाए, सर्वर आइटम का जो डेट है वो ड्यू डेट बन जाए। साथ साथ यहाँ पर हम और चीज़ें भी कर लेते हैं, है ना। और नई फील्ड्स क्या होंगे, अंडरस्कोर आईडी, हमारा अंडरस्कोर आईडी रहने वाला है। एक्चुअली बाकी सारी सर्वर आइटम्स हमको चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट 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 सर्वर आइटम, यानी पहले सर्वर आइटम के सारे फील्ड्स आप ले लीजिए। उसके बाद नाम को आप बेसिकली ये बना लीजिए। एक्चुअली ये भी ठीक नहीं है क्योंकि मल्टीपल फील्ड्स हो जाएंगे, टास्क भी हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा। मैं अंडरस्कोर आईडी लगा लेता हूँ। मान लीजिए हम बोलते, या आईडी लगा लेते हैं, हम बोल देते हैं आईडी, वो तो मोंगो का बेसिकली फील्ड है कि उसको हम अंडरस्कोर बोल रहे हैं, तो उसको हमने आईडी बना लिया। और क्या था, क्रिएट एट, है ना, दिस विल बी क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, विल बी अपडेटेड एट। क्या हमारे डेटाबेस में और भी कोई फील्ड्स थे, टास्क डेट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड भी हमको चाहिए, है ना, बाद में चाहिएगा, अभी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, बट उसको भी तो हम यूज ही कर लेते हैं। तो देखिए एक तरह से हमने क्या किया है, कल को सर्वर अपने नाम भी चेंज कर दे तो ऐसा नहीं कि क्लाइंट में हर जगह हमको हमारे फील्ड्स के नाम चेंज करने पड़ेंगे। हम ये बोल रहे हैं सर्वर पर जो अंडरस्कोर आईडी होता है वो मेरे पास आईडी होता है, सर्वर पर जिसको टास्क बोलते हैं उसको मैं नाम बोलता हूँ, सर्वर पर जिसको डेट बोलते हैं उसको मैं ड्यू डेट बोलता हूँ, कंप्लीटेड को कंप्लीटेड ही बोलता हूँ, क्रिएटेड को क्रिएटेड ही बोलता हूँ, अपडेटेड को अपडेटेड ही बोलता हूँ। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो मैप सर्वर आइटम है, रेस्पॉन्स डॉट जेसन को रिटर्न करने से पहले हमको पता है ये एक्चुअली आइटम आ रहा है ना, तो मैं पहले इसको रैप कर दूंगा मैप सर्वर आइटम टू लोकल आइटम में, कि भाई पहले आप इसको लोकल आइटम वाला जो हम स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद ही आइटम सर्विस से बाहर जाना चाहिए। तो सर्विस आप जनरली जब क्रिएट करते हैं तो एज अ लेयर होती है, यानी वो लेयर है बिटवीन सर्वर और क्लाइंट। तो सर्वर से जिस तरह से बातचीत करनी है वो पहले, रिक्वेस्ट में भी कई बार ऐसा होता है ना, कि यहाँ पे मान लीजिए वो आइटम ही देगा, आइटम को हम कन्वर्ट करेंगे कि भाई टास्क और डेट हमको वहाँ पर देना है, टास्क और डेट नाम से हमको देना है। उसके बाद इधर जब हम वापस आएगा रिस्पॉन्स, तो सर्वर के रिस्पॉन्स को वापस अपने लोकल मॉडल्स में, लोकल जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। इतना चेंज कर लिया, एक बार एक और आइटम ऐड करके देखते हैं इस पेज को, फिर से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी देखिए इनिशियल आइटम्स को हम लोड नहीं कर रहे हैं, तो अभी इनिशियल आइटम फिर से गायब हो गई। वो एपीआई भी अभी लिखेंगे, वो भी हम काम करेंगे। मैं लिख लेता हूँ टेस्ट आइटम 2, यहाँ फिर से मैं कोई भी डेट दे देता हूँ, मान लीजिए मैंने दे दी डेट 26। अब मैंने ऐड किया, देखिए अभी भी ये शो नहीं हो रहा है ना, टू डू आइटम तो गया। एक बार रिस्पॉन्स देख लेते हैं, रिस्पॉन्स क्या आया है। रिस्पॉन्स आया है टास्क टेस्ट आइटम 2, डेट समथिंग, कंप्लीटेड, अंडरस्कोर आईडी, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक से आई थी, फिर पता नहीं क्या चेंज हुआ है ना। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, कंसोल पर हमको कोई एरर्स आए हैं क्या। कंपोनेंट इज चेंजिंग इन अनकंट्रोल्ड इनपुट टू बी कंट्रोल्ड, एंड ये बोल रहा है यूनिक की नहीं मिल रहा है इसको टू डू आइटम्स में। तो चलिए अब वहीं जाकर देख लेते हैं, यानी ऐप के अंदर अभी मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि ये वाला लॉजिक अभी हमारा ठीक है। सर्वर आइटम बेसिकली अब इसको कर ही लेते हैं हम नॉर्मल आइटम, अब ये सर्वर आइटम नहीं है ना। ऐड आइटम टू सर्वर करने के बाद जो आइटम हमको मिला है वो नॉर्मल आइटम है। एग्जिस्टिंग टू डू आइटम्स एम्प्टी थे, इस आइटम को हमने न्यू टू डू आइटम्स में ऐड करके सेट भी कर दिया है। तो चीज़ें आइडियली तो ठीक से चलनी चाहिए थी। अब एक बार टू डू आइटम्स के अंदर जाकर हम चेक कर लेते हैं। टू डू आइटम्स के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, की मिसिंग है ना। तो सबसे पहले तो की प्रॉप हम ऐड कर देते हैं, तो मैं बोलूँगा की विल बी इक्वल टू आइटम डॉट आईडी। आइटम के अंदर आईडी हमने ऐड कर दी है ना।
तो अब इसको हम बेसिकली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैप के अंदर क्या बोल रहा है ये, प्रॉप वैलिडेशन मिसिंग है, दैट इज़ फाइन, प्रॉप वैलिडेशन में हम इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर एक बार पहले जब भी हम आ रहे हैं एक बार इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं। तो आई विल से कंसोल डॉट लॉग टू डू आइटम्स जो भी आपको मिली हैं उसको एक बार आप लॉग कर दीजिए। फिर से रिफ्रेश करते हैं, फिर से एक नया आइटम, टेस्ट आइटम 3, कोई भी डेट, है ना, मान लीजिए 25, ऐड। देखिए यहाँ जब न्यू आइटम एडेड हुआ तो ठीक हुआ है, और ये प्रिंट भी इसको कर रहा है। प्रिंट में देख लेते हैं, प्रिंट के अंदर एरे आया है, एरे के अंदर आईडी है, नेम है, ड्यू डेट, सारी चीज़ें अनडिफाइंड आई हैं, देखिए, है ना। तो इसके पास जो चीज़ें आ रही हैं वो अनडिफाइंड आ रही हैं, यानी यहाँ पर अभी भी कुछ गड़बड़ हमको मिली है। एक बार मैं आइटम सर्विस में जाकर दोबारा चेक कर लेता हूँ। उम्म, ओहो! देखिए हमने एक चीज़ चेंज नहीं की है, जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन है ना, ये भी अपने आप में क्या है, ये एक बेसिकली प्रॉमिस होता है। तो ये हमने चेंज नहीं किया है, इसको पहले मैं चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ आइटम अवेट रिस्पॉन्स, है ना? और उसके बाद हमको आइटम एक्चुअली यहाँ से रिटर्न करना है। हमने क्या कर दिया, प्रॉमिस ही इसके अंदर पास कर दिया, ये गड़बड़ हो गई है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन इज़ अगेन अ प्रॉमिस, उसको जब हम अवेट करेंगे तभी मुझे एक्चुअल आइटम मिलेगा, उसके बाद मैं उसको मैप कर सकता हूँ। तो ये हमारे से शायद गड़बड़ हो रही थी, फिर से चेक कर लेते हैं। टेस्ट आइटम 4, देखिए इस बीच हम जो आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं सर्वर पर क्रिएट होती जा रही होंगी। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ क्योंकि सेंड तो हमारा ठीक ही चल रहा है, तो टेस्ट, टेस्ट आइटम 2, टेस्ट आइटम 3 ये सब हमारा ठीक से चल रहा है। टेस्ट आइटम 4 इस बार बनाकर देख लेते हैं, कोई भी डेट दे देते हैं, ऐड किया, देखिए इस बार जो मेरी आइटम है वो ठीक से दिख गई है। डेट का फॉर्मेट अभी हमको फिक्स करना है, बट डेट की वैल्यू भी दिख गई है और डिलीट बटन जो है वो भी दिख रहा है। ऑब्वियसली ये डिलीट बटन भी अभी नहीं चल रहा होगा, ये सब एपीआईज़ हमने लिखी नहीं है, बट कम से कम हमारा आइटम यहाँ पर क्रिएट होने लगा है, बेसिक आइटम हमको दिखने लगा है और बैकएंड पर सारे के सारे आइटम्स जा भी रहे हैं, है ना? तो देखिए ये हमने जो पहली एपीआई लिखनी थी ये हमने लिख ली। अब 7th क्या है, फेच आइटम्स, यानी सारे के सारे आइटम्स इनिशियली जो लोड करने हैं वो भी आप इसी के थ्रू लिखेंगे। तो एक नई एपीआई आप लिखेंगे गेट करके, है ना, जिसके अंदर गेट आइटम्स आपको लिखना है। तो मैं वापस बैकएंड का कोड खोल लेता हूँ, है ना। फ्रंट एंड की सारी आइटम्स हम फिर से बंद कर लेते हैं, एक एक स्टेप, यानी एक स्टेप हमने एक एपीआई लिखा, उसको फ्रंट एंड में हमने इंप्लीमेंट कर लिया। अब मैं दोबारा से खोलता हूँ बैक एंड और बाकी सारी एपीआईज लिखना स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो देखिए अब यहाँ हमको क्या क्या लिखना है, हमने एक एपीआई लिखी थी पोस्ट, उसके बाद अगली एपीआई हम क्या लिखेंगे, टू डू आइटम्स राउटर गेट। देखिए अपने आप ही समझ रहा है कि शायद गेट टू डू आइटम्स आप लिखना चाहेंगे। अब गेट टू डू आइटम्स को हम इसके बाद कहाँ लिख लेंगे, कंट्रोलर के अंदर, है ना। तो अब यहाँ लिख लेता हूँ मैं एक्सपोर्ट गेट टू डू आइटम्स। देखिए सजेशन ये अच्छे से दे रहा है। हमने क्या कर लिया, अवेट कर लिया टू डू आइटम डॉट फाइंड, ये एरे अपने आप में रिटर्न कर देता है और वो पूरा का पूरा एरे हमने टू डू आइटम्स के अंदर यहाँ पास कर दिया है। तो एपीआई ये वाली भी क्रिएट हो गई। एक बार हम बाकी भी सोच लेते हैं अभी हमको क्या क्या एपीआईज चाहिए। एक हमको चाहिए डिलीट करने के लिए, अभी कंप्लीटेड हमने कोई फीचर ऐड नहीं किया है, बट एक चाहिए हमको आइटम कंप्लीट मार्क करने के लिए, है ना। तो वो एपीआईज भी मैं तुरंत ही ऐड कर लेता हूँ। तो एक हो गई मेरी गेट टाइप की, एक हो गई मेरी पोस्ट टाइप की, और हम क्या करेंगे, एक पुट टाइप की एपीआई हम ऐड कर लेते हैं। तो मैं बोलूँगा टू डू आइटम्स राउटर डॉट, जो डिलीट वाली है वो भी देखिए डिलीट करने के लिए आपको बताना पड़ेगा किस आइटम को डिलीट करना है। तो हम बोलेंगे स्लैश ही होगा, पर भाई कोलन आईडी, आप आईडी भेजेंगे तो उस वाले आइटम को मैं डिलीट कर दूंगा। और क्या हम बोलेंगे, टू डू आइटम्स राउटर डॉट पुट, और यहाँ हम बोलेंगे अपडेट कर दीजिए, या इसको क्या मार्क कर दीजिए, इसको हम बोल सकते हैं स्लैश आईडी स्लैश कंप्लीटेड, है ना, कि इसको आप कंप्लीट मार्क कर दीजिए। अभी हम इस तरह का फीचर बनाना है कि कंप्लीट को अनकंप्लीट करने का हम कोई तरीका नहीं देंगे, यानी वापस करने का कोई तरीका नहीं देंगे। अगर मैंने आईडी बोला और आईडी के बाद भेज दिया कंप्लीटेड, तो आप इसको यहाँ क्या मार्क मार्क कर दीजिए, मार्क कंप्लीटेड, यानी आइटम को आप कंप्लीटेड मार्क कर सकते हैं। तो ये सारे हमको इंप्लीमेंट करने हैं, डिलीट भी हमको इंप्लीमेंट करना है, मार्क कंप्लीटेड भी हमको इंप्लीमेंट करना है। तो हमारी एपीआई सारी की सारी डन हो जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले डिलीट टू डू आइटम आया। तो देखिए जो आईडी है ये हमने पहले भी देखा है, पाथ में अगर मुझे आईडी मिला है तो मैं क्या क्या कर सकते हैं, उसको रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स आप करेंगे। तो ये जो भी यहाँ आपने नाम दिया है, यहाँ आपने आईडी नाम दिया है, तो यहाँ पर भी आपको आईडी नाम जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद अवेट कर लिया मैंने कि भाई फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट कर लीजिए, तो हमने इसको डिलीट कर लिया। उसका 204 भेज दिया कि भाई आपकी आइटम जो है वो डिलीट हो गई है ना। यहाँ पर बल्कि हम उसके बाद ये जो आईडी है इसको दोबारा भेज सकते हैं, तो उसको मैं जेसन ही कर देता हूँ, एंड देन आई विल सेंड कि अंडरस्कोर आईडी, आपने जो आईडी भेजा था वो एक्चुअली हमने डिलीट कर दिया है, तो ये वाले आइटम जो है वो डिलीट हो चुकी है। अगला हमको क्या करना है, मार्क कंप्लीटेड, है ना। और मार्क कंप्लीटेड हम कैसे करेंगे, आईडी हमको मिलेगी, टू डू आइटम पहले आप फाइंड करेंगे। तो मैं बोलूंगा टू डू आइटम डॉट फाइंड बाय आईडी, है ना। पहले वो आइटम को फाइंड कर लीजिए। अब अगर आइटम फाइंड हो गई है तो उस आइटम पर हम कंप्लीटेड कर देंगे, है ना। एक्चुअली हमको टॉगल नहीं करना है,
कंप्लीटेड को हमको हमेशा ट्रू ही मार्क करना है ना? हम टॉगल की फंक्शनैलिटी नहीं दे रहे हैं, हम तो हमेशा ट्रू ही मार्क कर रहे हैं कि भाई आइटम को जो है मैं ट्रू मार्क कर दूँगा, उसके बाद मैं फिर से उसको सेव करूँगा, है ना? आइटम सेव हो जाएगी, रिस्पॉन्स में सेम आइटम मैं रिटर्न कर दूँगा आपको, जो भी अपडेटेड वैल्यूज़ हैं इसकी, और उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो देखिए 4 जो तरह की कॉल्स हो सकती थी, 4 जो एचटीटीपी मेथड हो सकते थे, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, चारों हमने यहाँ पर एपीआईज़ क्रिएट कर लिए हैं। यानी पहले सारे के सारे आइटम्स देना, उसके बाद किसी भी एक आइटम को क्रिएट करना, आइटम को अपडेट करना, आइटम को डिलीट करना। यूआई के अंदर हमको काफ़ी सारा काम अभी इसके अंदर करना पड़ेगा, बट ऐसा लग रहा है सर्वर में चारों एपीआई से हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए मेन जो चीज़ हम सीखने आए थे वो ये कि अगर आप अपना बैकएंड सर्वर देखेंगे, तो बैकएंड सर्वर में कोई व्यूज़ वगैरह नहीं है। देखिए एक राउटर है जो 4 तरह के ऑपरेशंस यानी डेटाबेस के ऑपरेशंस आपको दे रहा है, और कंट्रोलर में आपने वही आइटम्स लिखे हैं और सारे जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैं वो सब जेसन की हेल्प से हो रहे हैं। तो अब देखिए बैकएंड में यूआई का कोई भी कोड नहीं है। अब ये जो बैकएंड हमने बनाया है, ये मैं कोई एंड्रॉइड ऐप बना रहा हूँ उससे कॉल करूँ तो भी सेम रहेगा। मैं आईओएस ऐप बना रहा हूँ उससे कॉल करूँ तो भी सेम रहेगा। मैं घड़ी के लिए बना रहा हूँ उससे करूँगा तो भी सेम रहेगा। अभी हम वेब ऐप बना रहे हैं रिएक्ट में तो भी सेम रहेगा। फ्रंट एंड आप मान लीजिए एंगुलर में बनाना चाह रहे हैं, एंगुलर में बनाएँगे तो भी सेम रहेगा। तो सारी केसेज़ में आप सेम बैकएंड यूज़ कर सकते हैं, आपको अलग-अलग फ्रंट एंड बनाने की ज़रूरत नहीं है ना? तो अभी बैकएंड को मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ, कुछ एरर आएँगी तो हम उसको पकड़ेंगे, वापस खोल लेते हैं फ्रंट एंड। बैकएंड फ़ोल्डर आप बंद हो जाइए। अब अगर फ्रंट एंड की बात करूँ तो पहले जब ये सारी चीज़ें हमने लिख ही ली हैं, तो सबसे पहले इनको सर्विस में ही ऐड कर लेते हैं। बात तो सर्विस के थ्रू ही करेगा, फ्रंट एंड के लिए पहली लेयर क्या है सर्विस, वो तो हमेशा सर्विस से बात कर रहा है, सर्विस आगे चल के बाकी सारे काम कर रही है। तो जैसे हमने ऐड आइटम टू सर्वर लिखा है, ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट गेट आइटम्स फ्रॉम सर्वर, देखिए बिल्कुल ठीक हो गया। कहाँ करना है, 3001 पर ही करना है, स्लैश एपीआई स्लैश टू डू पर ही करना है, हमने किसी में भी कोई पाथ स्पेशल नहीं दिया है ना? जब आप फेच के अंदर मेथड नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट गेट हो जाता है, उस केस में हेडर्स और बॉडी भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फेच इतना ही रहा। अवेट हमने किया कि भाई आइटम्स को अवेट कर लीजिए, आइटम्स को हमने मैप किया, बार बार हर आइटम को कन्वर्ट किया मैप सर्वर आइटम टू लोकल आइटम के अंदर, और आइटम्स को हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया, है ना? ये काम हो गया। इससे अगला क्या है, डिलीट और मार्क कंप्लीटेड भी हमको करना है ना? तो मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मार्क आइटम कंप्लीट, है ना? आईडी हमको मिलेगी, देखिए इस केस में हमको क्या करना है, स्लैश एपीआई स्लैश टू डू आईडी कंप्लीटेड, इसने पाथ अपने आप समझ गया है कि हमने स्लैश कंप्लीटेड वाला पाथ बनाया था। मेथड हमको इसका पुट देना है, अवेट करिए, यहाँ से जो आइटम आएगी इस बार हमको इसको मैप नहीं करना है। अपडेट के केस में हमने मैप करने के लिए दिया है क्या, यस मैप करने के लिए दिया है। तो ये भी आइटम बेसिकली मेरी मैप हो जाएगी, और उसके बाद जो कंप्लीटेड आइटम है वो भी हमारे पास आ जाएगी। ये भी हमने कर लिया। इससे अगला हमको क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट आइटम फ्रॉम सर्वर, इसमें हम सिर्फ डिलीट करेंगे, अंडरस्कोर आईडी हमको वापस मिल जाएगी कि भाई ये वाली आईडी आपकी डिलीट हुई है। उसको हम यहाँ गेट करें या नहीं करें वो चल जाता है, बेसिकली ये आईडी हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, या मैं बोल सकता हूँ कि आप इसको अवेट करिए एंड देन कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, है ना? एंड ये आपको आइटम मिल गई। अब यहाँ इस बार हमको आइटम को मैप नहीं करना है, हमको पता है आइटम के अंदर सिर्फ आईडी होने वाली है ना? हमने वहाँ से सिर्फ अंडरस्कोर आईडी भेजी है। तो ये अंडरस्कोर आईडी हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, तो वो हम बेसिकली यूआई को पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाली आईडी का आइटम रिटर्न बेसिकली डिलीट हुआ है। वैसे तो क्योंकि आईडी उसी ने भेजी है तो उसको भी पता है, बट फिर भी कई बार कन्फर्मेशन के लिए वापस भेज देना अच्छा होता है कि भाई अंडरस्कोर आईडी वाला आइटम ही आपका डिलीट किया गया है ना? तो ये भी हमारा काम हो गया। तो सर्विस के अंदर जो चारों मेथड हमको ऐड करने थे, सर्विस के अंदर भी चारों मेथड हमने ऐड कर लिए। अब आ जाते हैं फाइनल यूआई चेंजेस के ऊपर। मैं दोबारा खोल लेता हूँ app.jsx, है ना? देखिए इनिशियल आइटम्स की अगर मैं बात करूँ, तो इनिशियल आइटम्स हमने बस यूज़ स्टेट लगाया, बट इसके बाद लोड नहीं किया है। ऐसी अगर हमको कोई चीज़ यहाँ पर लगानी हो जो सिर्फ़ एक बार कॉल होता हो, उसके लिए कौन-सा हुक हम यूज़ करते हैं? यूज़ इफेक्ट। अगेन अगर आपको ये सब अभी नहीं पता है तो आपको जो रिएक्ट वाला कोर्स है वो देखना चाहिए, बट फिलहाल हम इसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। देखिए इसने फेच आइटम्स लगा लिया, ये सब हमको करने की ज़रूरत नहीं है ना? तो मैं बोल दूँगा लोड इनिशियल आइटम्स, है ना? तो हमको लोड इनिशियल आइटम्स करना है। इसी फंक्शन को आई थिंक हम एसिंक बना सकते होंगे। इसको हम एसिंक बना लेते हैं। यहाँ ये सब करने के बजाय मैं क्या कॉल कर लूँगा? मैं कॉल कर लूँगा जो हमने सर्विस के अंदर मेथड लिखा है, व्हिच इज़ गेट आइटम्स फ्रॉम सर्वर, है ना? यहाँ हम कॉल कर लेंगे गेट आइटम्स फ्रॉम सर्वर। ये हमने लोड कर लिया, सारे के सारे आइटम्स आ जाएँगे। इसको हम कर लेंगे सेट आइटम्स, और इसको हम बंद कर देंगे विद नथिंग टू लोड, है ना? यूज़ इफेक्ट में क्या होता है, आप यहाँ डिपेंडेंसी का वो एरे देते हैं, आई थिंक कुछ सिंटैक्स में हम गड़बड़ कर रहे हैं। इफेक्ट कॉलबैक्स आर सिंक्रोनस टू प्रिवेंट रेस कंडीशंस, पुट एसिंक फंक्शंस इनसाइड। अच्छा, तो इसको हम एसिंक नहीं बना सकते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, देन लगा लेते हैं, है ना? आई विल से गेट आइटम्स फ्रॉम सर्वर डॉट देन,
इनिशियल आइटम्स एंड ये जो हमने सेट लिखा हुआ है इसको हम इसके अंदर लिख देंगे विद इनिशियल आइटम्स। तो हम यूज इफेक्ट को ही बोल रहे हैं कि यार जब ऐप लोड होगा ना, तो फर्स्ट टाइम के लिए आपको क्या करना है, जब पहली बार ऐप लोड हो रहा है तो बस एक बार आप ये इनिशियल गेट आइटम्स फ्रॉम सर्वर एक बार कॉल कर लीजिएगा और उसके बेसिस पर सेट टू डू आइटम्स कर दीजिएगा। देखिए इतने हम यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी अब डेटाबेस से सारे के सारी आइटम्स लोड होकर दिखाने लग गया। अब मैं ऐप को कितनी बार भी रिफ्रेश करूँ, ये डेटाबेस से चारों के चारों आइटम लाकर यहाँ पर लोड कर रहा है ना। तो गेट आइटम्स वाला काम हमारा हो गया। हैंडल न्यू आइटम हमने कर लिया, हैंडल डिलीट आइटम भी हमको करना है। हम यहाँ सीधे फिल्टर कर रहे थे, इसको फिल्टर नहीं करना है हमको। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको एसिंक बनाते हैं ताकि अवेट लगा सकें, है ना। पहले हम बोलेंगे आइटम डिलीट हमको करना है, तो सर्विस में हमारा कौन सा मेथड है इसके लिए, हमने मेथड बनाया है डिलीट आइटम फ्रॉम सर्वर। डिलीट आइटम फ्रॉम सर्वर को हम कॉल कर लेते हैं, है ना। और देखिए अभी यहाँ से हम डिलीट आइटम बोल रहा था कि मैं नाम के बेस पर डिलीट करूंगा, नाम के बेस पर हम डिलीट नहीं करेंगे, हम करेंगे आईडी के बेस पर डिलीट। यही आईडी मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, है ना। और आई विल से कॉन्स्ट डिलीटेड आईडी, है ना। ये हमको मिल जाएगा अवेट करके। अब हमने बोला पहले सर्वर से डिलीट करो, जो आईडी आए वो मुझे यहाँ पर मिलनी चाहिए। अब ये जो डिलीटेड आईडी है ना, इसको हम यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे कि भाई जो भी डिलीटेड मेरी आईडी आई है उस वाली आइटम को आप फिल्टर कर दीजिए, बाकी सारी आइटम्स आपकी बचेंगी, बाकी सारी आइटम्स को यहाँ लोड कर दीजिए। पर एक सिंटैक्स हमने चेंज कर दिया, पहले हम नाम के बेस पर डिलीट कर रहे थे, अब हम आईडी के बेस पर डिलीट कर रहे हैं, तो इसका हमको यूज़ भी देखना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम देख लेते हैं ये यूज़ कहाँ हुआ है। ये चैप्टर 20 में नहीं, कहीं भी आप देख लीजिए, ये तो एक ही जगह हमको मिल रहा होगा ना। यहाँ तो हमने क्रिएट ही किया है, देखिए यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है ऑन डिलीट क्लिक हैंडल डिलीट आइटम। तो टू डू आइटम्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, ऑन डिलीट क्लिक, ये हमने टू डू आइटम के अंदर मूव कर दिया है। टू डू आइटम के अंदर यहाँ हम देखिए टू डू नेम पास कर रहे हैं, है ना। डेट एंड ऑन डिलीट क्लिक, यहाँ हमको इसका आईडी भी पास करना पड़ेगा, आईडी कॉमा दिस, एंड देन ऑन डिलीट में हम इसकी आईडी पास करेंगे। टू डू आइटम जहाँ पर यूज़ हुआ है यहाँ पर भी हमको इसको फिक्स करना पड़ेगा। हम यहाँ पर की भेज रहे हैं, साथ साथ हमको आईडी भी जो फील्ड है वो भेजना पड़ेगा। तो हम यहाँ बोल देंगे आइटम डॉट आईडी, है ना। तो देखिए अगेन थोड़ा स्पीड से मैं कर रहा हूँ यूआई वाले चेंजेस, बट हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ की मैप करने के लिए हमने पूरा आईडी के हिसाब से इसको भेज दिया है ना। हर जगह हम इसकी आईडी भेज रहे हैं, आईडी भेजी, आईडी जाएगी डिलीट क्लिक के अंदर, और डिलीट क्लिक के अंदर ही हम यहाँ पर जाकर, अगर आप देखेंगे टू डू आइटम्स के अंदर हम जा रहे हैं, ऑन डिलीट क्लिक में क्या करेगा, यही आईडी इसको पास कर देगा। इस पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए अभी ठीक से चल रहा है। ये जो प्रिंट हमने किया था इसको अब हम हटा सकते हैं टू डू आइटम्स में, है ना। ये बहुत सारे प्रिंट्स कर रहा है। फिर से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये हमने कर लिया कि आइटम डिलीट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए टेस्ट आइटम हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं। मैं डेटाबेस में जाऊँगा, अभी हमारी 4 आइटम्स क्रिएटेड हैं। टेस्ट आइटम को अगर मैं डिलीट करूँगा, मैंने मार्क कर दिया डिलीट, कुछ तो क्रैश हो गया, फेल टू एग्जीक्यूट जेसन ऑन रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन इनपुट। अच्छा, एक बार पहले ये चेक करते हैं कि डेटाबेस से डिलीट हो गया क्या। तो देखिए डेटाबेस से तो डिलीट हो गया, बट उसके बाद जब हमको रिस्पॉन्स वापस मिला, वहाँ हमने कुछ गड़बड़ कर दी है डिलीट आइटम फ्रॉम सर्वर में आइटम सर्विस के अंदर, है ना। तो दोबारा से मैं खोल लेता हूँ अपनी आइटम सर्विस। यहाँ हमने क्या किया है, जब हमने डिलीट किया है तो ये रिस्पॉन्स जेसन की तरह नहीं मिल रहा है इसको, है ना। वैसे ही आईडी हमको यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं थी, मैं क्या करता हूँ सीधे इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एंड ये जो आईडी थी यही हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, है ना। हम अवेट कर रहे हैं, जब ये डिलीट सक्सेसफुल हो जाएगा तो ही हम ये आईडी यहाँ से पास करेंगे। रिफ्रेश मैंने कर दिया, आइटम 2 को भी हम डिलीट करते हैं। देखिए 2 भी यहाँ से डिलीट हो गई है। वापस जाकर चेक करते हैं डेटाबेस में, 2 भी डिलीट हो गया है ना। तो देखिए 3 ऑपरेशंस हमारे ठीक से चलने लग गए हैं। कौन-कौन से ऑपरेशन हमारे ठीक से चलने लग गए हैं? क्रिएशन हमारा ठीक चल रहा है, इनिशियल आइटम लोड हमारा ठीक चल रहा है, और डिलीशन भी हमारा ठीक से चल रहा है ना। तो यहाँ आकर अगर हम देखेंगे, फर्स्ट एपीआई टू डू ऐप ये हमने लिख लिया था, एपीआई फॉर फेच आइटम्स हमने लिख लिया है, एपीआई फॉर डिलीटिंग आइटम्स भी हमने लिख लिया, आइटम डिलीट कैसे करनी है ये भी हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद हम बोल रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा यूआई को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? एक तो बूटस्ट्रैप को हटा दें, टेलविंड को प्रोजेक्ट में ऐड करें, एंड होल ऐप को टेलविंड की क्लासेस से थोड़ा सा इंप्रूव करें। Again, ये यूआई वाला काम है प्रॉपर, सिर्फ इसके यूआई को इम्प्रूव करना और कंप्लीटेड के लिए कोई तरीका लगाना, तो वो हम कर लेते हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले खोल लेता हूँ क्या, माफ कीजिएगा, मैं सबसे पहले खोल लेता हूँ टेलविंड, है ना। टेलविंड सीएसएस हमने खोल लिया, इसको हम बोलते हैं गेट स्टार्टेड।
कहाँ हमको लगाना है, यूजिंग वाइट ही हमको लगाना है, तो मैं बोल दूंगा npm install tailwind tailwind css वाइट, ये इसने कमांड दी है। तो ये हम लगा लेंगे अपने फ्रंट एंड सर्वर के अंदर। फ्रंट एंड सर्वर को हमने कर लिया किल। पहले यहाँ पर टेलविंड को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। कुछ तो गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हुई? अच्छा, हम थोड़ा शायद पुराना वाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको नया चाहिए। हम इसको चाहिए वाइट 520, हम भी वही लगा लेते हैं। पैकेज डॉट जेसन के अंदर अगर मैं आऊँगा और चेक करते हैं हम वाइट कौन सा हमने इस्तेमाल किया हुआ है। 403 हमने इस्तेमाल किया हुआ है, आई थिंक 459 हमने इस्तेमाल किया हुआ है ना? तो हम इसकी जगह बोल देते हैं कि भाई इसको अपडेट कर दीजिए क्या, 5.2.0। अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट है 2 साल पुराना है ना, रिएक्ट वाला, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पुरानी हैं। यहाँ से बूटस्ट्रैप हम हटा देते हैं कि बूटस्ट्रैप हमको नहीं चाहिए। रिएक्ट डोम इज़ फाइन, रिएक्ट डोम प्लगइन, बाकी सब चीज़ें ठीक लग रही हैं, है ना? तो एक बार मैं इसको दोबारा से पहले npm इंस्टॉल करता हूँ, ताकि हमारा वाइट अपडेट हो जाए। चलिए, हमको बाकी सारे प्लगइन भी फिर अपडेट करने चाहिए। npm अपडेट विल वर्क, इज इट? अपडेट ने तो कोई काम नहीं किया, है ना? अगेन हम जो हमारा कोपायलट है इसकी हेल्प ले लेते हैं, है ना? व्हाट विल आई से? आई विल से कैन यू अपडेट ऑल पैकेजेस टू देयर लेटेस्ट वर्जन्स, है ना? अभी जो भी नए नए वर्जन इनके लो बेसिकली लॉन्च हो गए होंगे, चाहे वो रिएक्ट है, चाहे वो बाकी सारी चीज़ें हैं, तो ये क्या करेगा, इन सबको नए नए पैकेजेस पे अपडेट कर देगा, है ना? देखिए सबके इसने जो नए पैकेजेस थे उन पे अपडेट इसको कर दिया है। इसको हम कीप कर लेते हैं, ठीक है? एक बार चलाकर देखते हैं कि इसकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रही है ना? फिर से करते हैं npm इंस्टॉल। सारे नए पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल हो गए हैं। फिर से मैं इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा जो हमारा टेलविंड वाइट है इसको। अभी देखिए हो ये रहा है, क्योंकि काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, तो पहले जनरली आपको मेंटेनेंस के लिए उसको अपडेट करना पड़ता है। बहुत सारी पुरानी लाइब्रेरीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही थी। इस बार होपफुली टेलविंड सीएसएस और जो ये टेलविंड वाइट है ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए। कोई और गड़बड़ होगी तो फिर से हम इसको देख रहे होंगे। अगेन वैसे भी ये क्रिटिकल पार्ट नहीं है ऐप का, हम इसका यूआई थोड़ा-सा इम्प्रूव करके इसके अंदर कंप्लीटेड वाली एपीआई और यूज़ करने वाले हैं। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम यहाँ पर कर चुके हैं जो हम बेसिकली करने के लिए निकले थे, है ना? कि हमने देख लिया फ्रंट एंड बिल्कुल कंप्लीट सेपरेट कैसे है, बैक एंड सब कंप्लीट सेपरेट कैसे है। शायद मेरे इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, देखिए इस बार ये इंस्टॉल हो गया ऐसा लग रहा है। पैकेज डॉट जेसन में आकर देखते हैं। टेलविंड सीएसएस भी ऐड हो गया है, टेलविंड सीएसएस वाइट भी ऐड हो गया है ना? तो ये तो हो गया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, वाइट कॉन्फिग डॉट टीएस आपकी क्रिएट हुई होगी। एक बार चेक कर लेते हैं। वाइट कॉन्फिग डॉट टीएस, यस ये तो अच्छा हमारी पहले से ही थी। ये बोल रहा है यहाँ पर आप टेलविंड वाइट को इंपोर्ट कर लीजिए। कर लेते हैं, है ना? टेलविंड वाइट को हमने इंपोर्ट कर लिया। और ये क्या बोल रहा है, प्लगइन्स आप ऐड कर दीजिए टेलविंड सीएसएस, है ना? तो जो रिएक्ट पड़ा हुआ है उसको तो मैं डाल ही रखता हूँ, एंड देन वी विल ऐड अनदर प्लगइन हियर व्हिच विल बी टेलविंड सीएसएस। 2 आइटम्स हो गए हैं तो इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी ठीक कर लेते हैं। यस। अगला क्या बोल रहा है, सीएसएस ऐड सीएसएस फाइल दैट इंपोर्ट्स टेलविंड सीएसएस। एक जो हमारी कोई मेन सीएसएस फाइल अगर यहाँ पर है फ्रंट एंड के अंदर, सोर्स के अंदर हम देख लेते हैं ऐप डॉट सीएसएस फाइल हमारी पड़ी हुई है ना? तो इसी यहीं पर हम क्या लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं इम्पोर्ट टेलविंड। ये बोल रहा है अभी आप नॉर्मल अपना npm रन डेव जो करते हैं वो करिए, तो आई विल से npm रन डेव। कोई इशू आ रहा है क्या? यस। क्या बोल रहा है ये? अच्छा, बूटस्ट्रैप की प्रॉब्लम इसको हो रही है। बूटस्ट्रैप अभी हमको हटाना है हर जगह से, है ना? तो पहले इसको सर्वर को किल करके बूटस्ट्रैप भी मैं हटा लेता हूँ। लेट्स चेक कि बूटस्ट्रैप हमने कहाँ-कहाँ इसके अंदर इस्तेमाल किया हुआ है। आई विल फाइंड इन फ़ोल्डर। ऐसा नहीं कि बूटस्ट्रैप अच्छा नहीं है, आपको बूटस्ट्रैप से भी बनाना है तो बूटस्ट्रैप से भी बना सकते हैं। क्योंकि हमने इस सीरीज़ में शुरुआत से टेलविंड यूज़ किया है, इसलिए हम टेलविंड को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन चैप्टर 21 में नहीं, ये देखिए यहाँ हमने बूटस्ट्रैप डॉट मिन सीएसएस इस्तेमाल किया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। आई थिंक दैट दिस वाज़ द ओनली यूज़। फिर से ट्राई करते हैं। अभी सर्वर तो चल गया, बट देखिए यूआई हमारा फट जाएगा, है ना? देखिए पूरा यूआई हमारा फट गया है, क्योंकि अब बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस बेसिकली डिफ़ॉल्ट क्लासेस लगी हुई थी वो अब सब यहाँ पर नहीं लगी हुई हैं, है ना? तो वो सब यहाँ से
हट गया, कोई बात नहीं। स्टाइलिंग हमको फिक्स करनी है, केजी रो, केजी बटन ये सब भी मैं हटा देता हूँ, है ना? हमको कोई भी सीएसएस, कस्टम सीएसएस की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। कंपोनेंट्स को हम देखते हैं, यहाँ पर जो भी सीएसएस के मॉड्यूल्स भी हमने लगाए हुए हैं, इनको भी हम डिलीट कर देते हैं। कोई भी सीएसएस स्टाइलिंग अभी हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। एक बार हम देख लेते हैं जेएसएक्स वगैरह के अंदर, यहाँ पर जहाँ हमने क्लासेस इस्तेमाल की होंगी, है ना? ये सब अभी क्लासेस तो इस्तेमाल हुई हुई हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपडेट करना स्टार्ट करता हूँ एक साइड से। अगेन वील यूज़ कोपायलट। कौन-कौन से हमारे यूआई हैं, है ना? आई विल से आई हैव मूव्ड फ्रॉम यूजिंग माय ओन सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप। एक बार आप इसको पूरा एक्सप्लेन कर दें। टू यूजिंग टेलविंड सीएसएस नाउ। कैन यू अपडेट माय यूआई to be a beautiful to do app. Here are the files. कौन कौन सी फाइल्स हैं, है ना? एक बार आप उनको ऊपर ऐड फाइल अगर कर देंगे तो ये सारी चीज़ों को ऐड कर लेगा, है ना? तो मैं क्या कर लेता हूँ, स्टार डॉट जेएसएक्स अगर हम करेंगे तो आ जाएगी क्या? देखिए चैप्टर नंबर 21 में ही है सारी, है ना? ऐप डॉट जेएसएक्स यहाँ हमने ऐड कर दी। और हमको क्या यूज़ करना है, स्टार डॉट जेएसएक्स में लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो ये सारी फाइल्स हमारी फाइंड कर रहा है ना? मेन डॉट जेएसएक्स जितनी भी हमारी जेएसएक्स फाइल्स हैं सबको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ताकि ये सबके लिए बेसिकली सबके लिए ये ऐड करता रहे, है ना? ऐड टू डू हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। टू डू आइटम भी फिक्स करिए, है ना? थोड़ा टाइम ही लेगा बट हमारा सारा काम ये कर देगा। टू डू आइटम्स भी आप करिए, ऐड फाइल्स, ऐड टू डू भी आप करिए, ऐप नेम भी करिए एंड वेलकम मैसेज। हमने बोला ये सारी हमारी यूआई की फाइल्स हैं जिसके अंदर हमने अपनी या तो कस्टम सीएसएस यूज़ की हुई है, या हमने बेसिकली बूटस्ट्रैप वाली सीएसएस यूज़ की हुई है, तो उसको हटाकर टेलविंड हमने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। क्या उसकी क्लासेस के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना? हमने मान लीजिए बोल दिया कि हाँ, यही वाला मॉडल में लगा लेते हैं, थिंकिंग वाले में तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या आप ये हमारे लिए यूआई इम्प्रूव कर सकते हैं? अगेन अगर आप ये हाथ से सीखना चाह रहे हैं किस तरह से करना है, वैसे तो टेलविंड हमने इसके भी स्टार्टिंग में कवर किया है, बट अगर आप सिर्फ यूआई समझना चाह रहे हैं किस तरह से करना है, तो उसके लिए आप जो रिएक्ट वाला हमारा कोर्स है उसको आप देख सकते हैं। अभी देखिए सारी की सारी फाइल्स इसने एडिट करना स्टार्ट कर दिया है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें एडिट कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें सही करेगा, कुछ चीज़ें गलत करेगा, बट होपफुली वी विल गेट टू सी कि किस तरह से हमको ये फाइल्स जो है वो चेंज करनी चाहिए। एक बेसिक तरह का जो यूआई है वो शायद ये क्रिएट कर दे हमारे लिए, है ना? देखिए काफ़ी सारी चीज़ें इसने चेंज कर दी हैं, है ना? अपने हिसाब से। तो अगेन उतना अच्छा यूआई अभी नहीं आ रहा है, बट हमारा जो एंटर टू डू आइटम है, बेसिकली डेट पिकर है, ऐड बटन है, वो सब हमारा ठीक चल रहा है। दोनों आइटम्स हमारे लोड हो रहे हैं। पहले एक बार ये देखते हैं फंक्शनल है या नहीं। तो मैं बोलता हूँ टेस्ट 5 एक नया आइटम मैं ऐड करता हूँ एंड कुछ डेट में ऐड करता हूँ। तो देखिए फंक्शनल तो है, टेस्ट 5 आ गया। डिलीट करना है, मान लीजिए टेस्ट 3 आइटम को मैं डिलीट कर देता हूँ, आइटम डिलीट भी हो गई है ना? अब यूआई के कुछ-कुछ फिक्सेस करना स्टार्ट करते हैं। Can you add a max width to the whole view and some padding and margin, है ना? वो चीज़ें अभी ठीक नहीं है। और क्या-क्या बोलना है, देखिए जो-जो भी चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ चेंजेस को लिख कर भेज देते हैं। एक तो ये चेंज करना है, दूसरा कैन यू फिक्स द डेट फॉर्मेट बिफोर शोइंग, ओनली शो डेट नॉट टाइम। टाइम हमने क्योंकि एंटर नहीं किया है तो टाइम हमको नहीं चाहिए। और हमको क्या फिक्स करना है, चलिए पहले यही 2 चीज़ें करा कर देखते हैं, है ना? कि भाई आप क्या-क्या करिए, देखिए मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ये लास्ट चैप्टर में कि आजकल कोडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है ना? तो आपको भी समय के साथ, चीज़ों के साथ जिस तरह से आजकल आप अपना समय बचा सकते हैं, चीज़ें बचा सकते हैं, उस हिसाब से आपको इनको यूज़ करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमको जो मेन लॉजिक है वो अपने आप लिखना है, बट अगर बेसिक यूआई की एडिटिंग है, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, तो आप इनकी हेल्प से भी, ये जो नए टूल्स हैं इनकी हेल्प से भी आप कर सकते हैं, है ना? अभी देखिए हमने जो बोला था इसने कुछ चीज़ें की, कुछ चीज़ें नहीं की, है ना? मैक्स विड्थ तो इसने ऐड नहीं की, तो वो हम खुद से ऐड कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं इसके चेंजेस को कीप कर लेता हूँ। नाउ लेट अस कम टू, आई थिंक अभी भी ये कुछ-कुछ एरर दे रहा है। लेट्स चेक कि वो एरर्स भी हमको फिक्स करनी है या नहीं करनी है, क्या इश्यू है? फ्रंट एंड मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, अब देखिए एरर दे रहा है। क्या दे रहा है ये? इंटरनल सर्वर एरर, फेल्ड टू रिज़ॉल्व इम्पोर्ट ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। अच्छा, ये हमने क्या किया हुआ है, अभी भी हर जगह अ, मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट किया है। तो ये कहाँ लगा हुआ है? मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर लगा हुआ है क्या?
नहीं, ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर लगा हुआ है। नहीं, वेलकम, नो, टू डू आइटम, नो, टू डू आइटम्स, नो, स्टाइल्स देखिए यहाँ लगा है, इस स्टाइल्स को मैं हटा देता हूँ। ऐप नेम के अंदर जो लगा था, यहाँ चेक कर लेते हैं, और तो कहीं नहीं लगा है। एक बार फिर से चेक करते हैं सर्वर स्टार्ट करके। अब देखिए सारी चीज़ें चली गई हैं, क्यों? क्योंकि हमने ये जो आई थिंक जो आउटपुट वाली जो फाइल बन रही है उसको हमने इंपोर्ट नहीं किया कहीं। वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सीएसएस जो टेलविंड हमारी आउटपुट फाइल बनाता है, वो हमने कहाँ यूज़ किया है या कहाँ लग रही है ना? तो क्या वो पब्लिक के अंदर बन रही है? हम ऐप डॉट सी एस एस को इंक्लूड करके देखते हैं एक बार, कहाँ पर हमारे ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर। इम्पोर्ट ऐप डॉट सी एस एस। देखिए एक्चुअली क्लासेस तो इसने ऐड की थी, हमने इसको ठीक से यूज़ नहीं किया हुआ था, है ना? तो हमने जैसे ही ऐप डॉट सी एस एस इंक्लूड किया, देखिए इसने कितना सुंदर सा ऐप बनाया है। यहाँ पर हमारा टेस्ट आ गया है, डेट इसने हमारा फॉर्मेट ठीक कर दिया, एंटर टू डू, ये सब चीज़ें इसने यहाँ पर ठीक से कर दी है ना? अब हम इसको एक चीज़ और बोलते हैं करने के लिए, जो कंप्लीटेड हमको करना था उसका यूआई इसी से बनवा लेते हैं, है ना? तो सेम कन्वर्सेशन में ही मैं बोल देता हूँ, कैन यू ऐड अ वे टू मार्क ईच आइटम कंप्लीटेड, है ना? ऑल्सो शो completed items एट द बॉटम, है ना? कि एक तो यहाँ पर कोई तरीका दीजिए आइटम को कंप्लीट मार्क करने का, और जो भी कंप्लीटेड आइटम्स हैं, जो भी मैं आइटम को कंप्लीट मार्क करता रहूँ, उसको आप नीचे मूव करते रहिए। अगर मेरे पास 10 आइटम्स हैं, उसमें से 4 अभी अनकंप्लीटेड हैं, बाकी 6 कंप्लीटेड हैं, तो 6 आइटम्स नीचे दिखने चाहिए। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका डेट कब है, क्या नहीं है, मेरे को क्या दिखना चाहिए, बाकी आइटम्स जो आइटम अभी मुझे पूरे करने हैं, वो ऊपर दिखना चाहिए, जो आइटम्स कंप्लीट हो गए हैं, वो नीचे दिखने चाहिए, है ना? तो देखिए बहुत सारा बेसिक कोडिंग ये सभी आपके लिए कर देता है, कितना सुंदर सा इसने यूआई बना दिया जिसमें आपको काफ़ी टाइम लगता है। तो अगेन आपको यूआई बनाना आना चाहिए, अगर मैं आपको ये दूँ और हाथ से भी बनाना हो तो आपको आना चाहिए, बट उसके बाद आपको टूल्स इस्तेमाल भी करने चाहिए, है ना? देखिए काफ़ी सारा कोड इसने चेंज कर दिया है ना? तो एक बार चेक करते हैं ये जो कंप्लीटेड यहाँ पर ये मार्क करा रहा है, ये इसने किस तरह से यूआई जो है वो बनाया है। तो देखिए ऑन टॉगल कंप्लीट फंक्शन भी इसने बना दिया है, हैंडल टॉगल कंप्लीट, ये क्या कर रहा है? ये अपडेट टू डू आइटम्स करता है और उसी को कंप्लीटेड मार्क कर देता है ना? पर ये हमको फिक्स करना पड़ेगा। अच्छा इसने अपडेट आइटम ऑन सर्वर भी लिख दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ये समझ गया हमारा फंक्शन देख के कि भाई सर्वर पर भी आपको ये करना है। तो देखिए हमको क्या करना है, हैंडल टॉगल कंप्लीट, इसने पहले उस आइटम को ढूँढा, उस आइटम को कंप्लीटेड मार्क कर दिया, और ये हमको ट्रू करना है हमेशा। है ना? हमने बोला है हम दूसरी चीज़ सपोर्ट नहीं करते, टॉगल सपोर्ट नहीं करते, तो हमने बोल दिया ट्रू। अभी इसने यहाँ पर भी टॉगल कर दिया है, बट कोई बात नहीं, यहाँ हमने ट्रू मार्क कर दिया। आइटम टू अपडेट, अपडेट आइटम वो इसने ढूँढ लिया कि कौन-सा आइटम अपडेट करना था, है ना? ये ऊपर ही इसको इस्तेमाल कर सकते थे ताकि उसी को हम सीधे कंप्लीटेड कर लेते, कोई बात नहीं। अपडेट आइटम ऑन सर्वर हमने पास किया, अपडेट आइटम ऑन सर्वर में हम क्या-क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आईडी एंड अपडेटेड आइटम। अ, नहीं, हमको मार्क आइटम कंप्लीटेड ऑन सर्वर यूज़ करना था, ये फालतू में इसने पूरा मेथड ऐड कर दिया, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है ना? हमको कौन-सा आइटम यूज़ करना था? मार्क आइटम कंप्लीटेड ऑन सर्वर। तो इसी को मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पर। अ, कहाँ था वो हैंडलर? वो आइटम्स के अंदर? नो, ऐप के अंदर? यस, है ना? तो अपडेट आइटम ऑन सर्वर की जगह हम यहाँ कॉल कर लेते हैं मार्क आइटम कंप्लीटेड ऑन सर्वर, माफ़ कीजिएगा, मार्क आइटम कंप्लीटेड ऑन सर्वर, है ना? इसको इम्पोर्ट भी देखिए इसने कर लिया है। अपडेट आइटम ऑन सर्वर ना एग्जिस्ट करता है, ना हमको चाहिए, तो हमने यहाँ सीधे बोल दिया मार्क आइटम कंप्लीटेड ऑन सर्वर, उसको हमने दे दिया आईडी, आइटम टू अपडेट, यहाँ और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बस आईडी हमारे पास है तो दैट विल वर्क, है ना? यहाँ अब एक्चुअली आइटम भी फाइंड हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आईडी से ही हमको मार्क करना है और अपडेटेड आइटम्स हमारे पास आ गए हैं। इसी आईडी के बेस पर एक्चुअली हमको सर्वर वाला काम पहले करना चाहिए एंड देन यूआई वाला काम करना चाहिए, ताकि अगर कोई एरर हो तो यूआई अननेसेसरीली अपडेट ना हो जाए, है ना? तो हमने पहले सर्वर कॉल कर लिया, उसके बाद लोकली जो भी वो आइटम था उसको हमने कंप्लीटेड ट्रू कर लिया, जैसे ही वो आइटम हमको मिला, और अपडेटेड आइटम्स यहाँ पर चेक कर लिए, है ना? देखिए एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं। पहले 1-2 आइटम्स और ऐड कर लेते हैं, आइटम 4 है, मैं यहाँ मान लीजिए कर लेता हूँ आइटम 5, डेट विल बी मान लीजिए टुडे, आइटम 6,
देखिए कंप्लीटली चीज़ें अलग-अलग चल रही हैं ना। मेरा फ्रंट एंड एकदम अलग है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो भी आइटम्स लोड हो रही हैं, क्यों? क्योंकि आइटम आ रही हैं सर्वर से। अच्छा आइटम 5 मैंने 2 बार ऐड कर दिया, कोई बात नहीं, है ना? आइटम्स आ रही हैं सारी की सारी सर्वर से, मेरे डेटाबेस में जाकर सब के सब सेव हो रही हैं, रिफ्रेश करूँगा अब यहाँ 4 आइटम मुझे हमेशा दिखाई देंगी। ये पूरा फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट मेरा व्हाइट और रिएक्ट में बना हुआ है, बैक एंड इज़ कंप्लीटली नोड एक्सप्रेस मोंगो। तो ये पूरी आपकी MERN स्टैक की ऐप एक्चुअली ये बन रही है ना? इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए किसी आइटम को अब हमको कंप्लीटेड मार्क करना है। जैसे ही मैंने इसको कंप्लीटेड मार्क किया, देखिए कंप्लीटेड टास्क में नीचे अलग से दिखने लगी है। यहाँ पर इसको कट करके हम दिखा रहे हैं, डिलीट हम चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि मार्क भी हुई या नहीं, है ना? देखिए कंप्लीटेड इस आइटम के लिए ट्रू मार्क हो गया है, बाकी सबके लिए फॉल्स है। तो सब चीज़ें एकदम स्पीड के साथ चल रही हैं, रिफ्रेश करेंगे तो स्टेटस अभी भी मेरा सेव्ड है। मैं चाहता हूँ ये आइटम 5 2 हो गई, एक आइटम को मैं डिलीट कर दूँ, यहाँ से डिलीट किया, देखिए आइटम 5 डिलीट हो गई, डेटाबेस में भी मेरी सिर्फ 3 आइटम्स ही बची हुई हैं, है ना? तो जो-जो हमको यहाँ करना था, बूटस्ट्रैप को रिमूव करना था, हमने कर लिया, टेलविंड को ऐड कर लिया, पूरी ऐप को काफ़ी सुंदर हमने बना लिया टेलविंड की क्लासेस यूज़ करके। अगेन ये काम हमने खुद से नहीं किया, कोपायलट से करा लिया। बट चाहे कोपायलट हो, मैं वैसे पर्सनली अपने डेवलपमेंट के लिए कर्सर को प्रेफ़र करता हूँ, कर्सर यूज़ करता हूँ। जो भी चीज़ें आप यहाँ इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, आपका जो वर्क फ्लो है वो थोड़ा फ़ास्ट होना चाहिए। आप एक बार चीज़ों को समझ लें कि काम कैसे करना है, उसके बाद टूल्स आपको इस्तेमाल करने सारे ठीक से आने चाहिए। इसके बाद हमको क्या करना था, एडिंग कंप्लीट आइटम फंक्शनैलिटी हमने ऑलरेडी कर लिया है ना? तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो आइटम हमको बनाना था, ये काम हमने ऑलरेडी पूरा कर लिया है ना? ये आप हमने इसका एग्ज़ाम्पल दिया है कि आपको क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं ये सीरीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी इसके बाद इसके जो वन शॉट वाले सीरीज़ हैं, वो भी हम बनाएँगे ताकि वो आ जाएँ। अब क्योंकि हमारी काइंड ऑफ एक तरह से आप ये मान लीजिए MERN स्टैक की या जो कंप्लीट बैकएंड हम कर रहे थे, कंप्लीट हो गया है। तो एक बार कमेंट करके अब स्पेशली ज़रूर बताइएगा कि कौन से नेक्स्ट कोर्सेज़ आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिन कोर्सेज़ के बेसिस पर आपको बेसिकली जो भी मुझे नेक्स्ट कोर्सेज़ यूट्यूब पर फ्री कंप्लीटली फ्री कोर्सेज़ लाने चाहिए, है ना? अब मैं सारे के सारे कमेंट्स हमारी टीम वैसे भी देखती है, बट अब मैं स्पेशली देख रहा हूँगा ताकि हमें देख सकें कि आपकी कौन सी कोर्सेज़ की डिमांड है और कौन से कोर्सेज़, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, है ना? आप लिखने में चूकिए मत, आपको जो भी चाहिए वो आप लिखिए, उसका फ्री कोर्स हम डेफ़िनिटली इसके बाद यूट्यूब पर वन शॉट सीरीज़ दोबारा से हम ला रहे होंगे, है ना? तो ये सीरीज़ यहीं पर एंड करते हैं, आपकी इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।